Okay, now you see the last two classes जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था न्यूरोनाटमी, तो मैंने आपको बताया था जब हम उसकी इंट्रोडक्शन में गए थे तब आपको बताया गया था कि इट विल बी एक्चुअली 7 कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें 6 कंपोनेंट्स तो थे ब्रेन और एक था विद दैट लॉन्ग इनफ दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ये 7 कंपोनेंट्स थे और जब हम ब्रेन में गए थे तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में हमने देखा था मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। मिड ब्रेन एक सिंगल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम फोर ब्रेन में गए तो उधर था सेरिब्रम एंड द डायंसेफ्लॉन। ये सारे स्ट्रक्चर साथ के साथ जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ऑफ कर लेना, अरे इसका दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बस अंडरस्टैंड। सो उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट है, जो हम कार्डल से क्रेनियल जाएंगे, हम स्टार्ट में सेरिब्रम नहीं करेंगे, बिकॉज सेरिब्रम विल बी एक्चुअली कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर अंडरनीथ द सेरिब्रम। वो सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स बाद में आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो सेरिब्रम तो बाद में आएगा क्योंकि वो लार्जर पोर्शन होगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कार्ड से, और मैंने बताया कि स्पाइनल कार्ड इज एनक्लोज्ड विद इन वर्टिब्री, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है स्पाइनल कार्ड। और जाहिर है दिस इज कंटिन्यूस विद द ब्रेन बिकॉज स्पाइनल कार्ड एंड द ब्रेन दे डेवलप फ्रॉम द सेम न्यूरल ट्यूब। उसकी कन्फिग्रेशन ही सेम है। उसके अंदर है सेंट्रल कैनाल, तो सभी में सेंट्रल कैनाल है। ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल कैनाल इज देयर। सराउंडिंग उसके है ग्रे मैटर, तो ग्रे मैटर हर जगह पर मौजूद है सवाए 2 स्ट्रक्चर्स के जिनका नाम सेरी से स्टार्ट होता है। वहां पर ग्रे मैटर इज इन द पेरिफेरी एंड व्हाइट मैटर इज इनसाइड। फर्क सिर्फ इतना है इन 2 को छोड़ के, बाकी सारे 5 ही कंपोनेंट ऐसे ही हैं। Central canal inside, gray matter will be surrounding the central canal and white matter will be surrounding the gray matter। ये अरेंजमेंट हमेशा हर जगह चलेगा, सिर्फ उन जगहों पर जहां सेरी वर्ड यूज हो, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, वहां ग्रे मैटर विल बी ऑन द पेरिफेरी और व्हाइट मैटर विल बी सेंट्रल। और जो भी पेरिफेरल चीज होती है उसको हम कार्टेक्स कहते हैं। इसलिए सेरिब्रम में भी होती है पेरिफेरल ग्रे मैटर कन्वोल्यूटेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बहुत होती है। दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रल कार्टेक्स। और ऐसा ही फिर सेरिबेलम में भी है, जिसकी कार्टेक्स यानी जिसका ग्रे मैटर पेरिफेरी में है और हाईली कन्वोल्यूटेड है। उसको अगर आप इस तरीके से स्ट्रेच करके प्लेन कर देंगे ना अगर उसको, तो ये तकरीबन हाफ फुटबॉल ग्राउंड पर ये फैल जाएगा हमारा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इतना बड़ा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कार्टेक्स तो इतनी छोटी सी जगह में कैसे समा जाता है वो? तो इसलिए क्योंकि वो कन्वोल्यूटेड होता है, फोल्डेड होता है। वो चल के बाद में उधर देखेंगे हम लोग। दिस विल बी द ग्रे मैटर। और नेचर ने इसलिए ग्रे मैटर्स ऑफ द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम पेरिफेरी में रखे हैं ताकि इनको ग्रोथ का मौका मिले, और ये आगे भी ग्रो होंगे शायद। लेकिन जो उसके अंदर फंसा हुआ है व्हाइट मैटर, फिर अगर कार्टेक्स है ग्रे कार्टेक्स है पेरिफेरल, तो व्हाइट मैटर को फिर हम मेडुला कह सकते हैं। मेडुला हम जानबूझ के नहीं कहते हैं, वैसे जनरल साइंस के बुक्स में उसको मेडुला कहा गया है। और बार बार मेडुला वर्ड डालेंगे। वैसे स्पाइनल कार्ड का नाम पहले से ही स्पाइनल मेडुला, उल्टा वो नाम लेके गया है मेडुला ऑब्लांगेटा। 2 मेडुला पहले ही पड़े हुए हैं, और 2 और मेडुला डाल देंगे तो ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेडुला से भर जाएगा। तो लोग जानबूझकर ये मेडुला वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम समझ सकते हैं कि कार्टेक्स, जहां कार्टेक्स होता है वहां मेडुला जरूर होता है, क्योंकि जहां कोई चीज सुपरफिशियल है तो उसका मतलब कोई डीप भी है, वरना सुपरफिशियल वर्ड इस्तेमाल करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये आप इस तरीके से देखेंगे। और इस जगह पर हम सबसे पहले ब्रेन को यहां से काट के हम फेंक देंगे और हम स्पाइनल कार्ड को पढ़ेंगे। एनिमल है जिसमें सिर्फ स्पाइनल कार्ड है, सो कहते हैं स्पाइनल एनिमल्स। ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जब ऐसे एनिमल्स को हम स्पाइनल एनिमल्स कहते हैं। और उसको हम काटते हैं कहां से? स्पाइनल मेडुलरी जंक्शन से। मेडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कार्ड के जंक्शन से काट के वो पूरे 6 से ब्रेन के वो हम हटा के रखते हैं। अब हमारा इंडिविजुअल जो है वो ब्रेन के कनेक्शन से वो कट गया है। अब स्पाइनल कार्ड इज एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। ऐसे एनिमल्स को हम स्पाइनल एनिमल्स भी कहते हैं। हमें इसकी एनाटॉमी बेसिक पढ़नी है। और इस स्पाइनल कार्ड को जब आप देखते हो तो ये स्पाइनल कार्ड किस वक्त कहां पड़ा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है। और जब हम वर्टिब्रल कॉलम पे नजर डालते हैं तो वहां पर हमारे पास हैं 30 वर्टिब्री। अंडरस्टैंड? 30 वर्टिब्री इस वक्त यहां पर हमें यहां मिलते हैं। और अगर 30 वर्टिब्री हम यहां पे देखते हैं तो इन 30 वर्टिब्री के अंदर जब आप स्पाइनल कार्ड को अंदर डालते हो तो ये स्पाइनल कार्ड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जब न्यूरल ट्यूब बन रहा था तब स्पाइनल कार्ड को वर्टिब्री मिल गए थे, क्योंकि सोमाइट्स ने तब तक वर्टिब्री बनाना शुरू कर दिए थे और न्यूरुलेशन भी हो गई थी, सोमाइट्स भी बन गए थे और वर्टिब्रा बनना शुरू हो गए थे। उसका स्क्लेरोटोम पोर्शन ऑफ योर ईच वर्टिब्रा विल बी फार्मिंग each somite will be forming its own half of the vertebra, अपने हाफ से दूसरे हाफ वाला आ गया, मिल गया, एक वर्टिब्रा तैयार।
और ये सारा वर्टिब्रा तैयार होने का मामला शुरू होगा कहां से? ये जो हमारे सारे के सारे वर्टिब्री होते हैं, जो हमें पता है कि सोमाइट्स होते हैं 42 43 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स, उसके शुरू के 7 छोड़ के, उसके बाद अगले 3 भी छोड़ के, तो इसका मकसद है कि 11वें सोमाइट से हमारा पहला वर्टिब्रा बनता है। समझ के? वो जो हमारे ऊपर के जो 7 पेयर्स होते हैं सोमाइट्स के, वो स्प्लिट होके मेसेनकाइम में मिक्स हो जाते हैं। वो सोमाइट्स की शक्ल में नहीं रहते, वो सोमेटोमियर्स बन जाते हैं, और फिर उनसे जो भी डेवलप होगा वो हम हेड एंड नेक के डेवलपमेंट में देख लेंगे। लेकिन जैसे हम नीचे आएंगे तो वो 7 सोमाइट्स के नीचे वाले जो सोमाइट्स हैं 8 9 और 10, वो आपस में कन्फ्लुएंस उनकी होती हुई फ्यूज होके अंडर द बेस ऑफ स्कल ऑक्सीपिटल सोमाइट्स के नाम पे आज भी पड़े हुए हैं वहां पर। और आपको हैरत होगी कि वहां से हम मायोटोम्स को माइग्रेट करके टंग में डाल देते हैं, और टंग में डालते हैं तो आज जो टंग हमारी इतनी स्किलफुल एक्टिविटी कर रही है, दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ यूर सोमेटिक मस्कुलेचर। वरना तो फेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे मसल्स हैं स्केलेटल, लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती। इतनी स्किल सिर्फ 2 जगहों पर ही होती है, एक टंग और एक आईबॉल। आईबॉल की मूवमेंट जो हम करते हैं ना, जो ये हाईली स्किल्ड होती है क्योंकि कॉन्जुगेटेड होती है, क्योंकि एक आईबॉल मूव नहीं करता। एक आईबॉल मूव करे तो कोई ऐसी स्किल की जरूरत नहीं है, कॉन्जुगेशन है उसके अंदर। एक आईबॉल ऐसे देख रहे हैं तो ये देख रहा है बाहर की तरफ, तो ये अंदर एट अ टाइम ऐसा ही होगा। और कभी हम चाहें कि दोनों अंदर देखें तो ये भी हो सकता है। ये सारे सेंटर्स अंदर मौजूद हैं, इसलिए इनके अंदर स्किल्ड मसल्स चाहिए। और ये हम लाते हैं कहां से? एज सच सोमाइट से। वो चल के बाद में देखेंगे। जैसे हम यहां नीचे आते हैं स्पाइनल कार्ड के पास, तो मैंने बताया स्पाइनल कार्ड को यहां से काट के जब आप यहां पे बाहर लेके आएंगे, तो ये जब न्यूरुलेशन हो रही थी, जब न्यूरल ट्यूब बन रहा था, तब वर्टिब्री भी बन रहे थे। और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जब स्पाइनल कार्ड मौजूद था, तब हमने उसके लोअर एंड को जब देखा तो वो सेक्रल 2 सेगमेंट की लेवल पर इस जगह पे था। ये इसकी कौन सी लेवल है? ये डेवलपमेंटल लेवल है, जो उसके डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर ही ये इसकी लेवल, ये इसकी यहां पर, यहां स्पाइनल कार्ड इधर आके खत्म हुआ था, इसके लोअर पोर्शन में नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है? ये वर्टिब्री है। और वर्टिब्री के अंदर यहां क्या होता है? फोरामेन। एक वर्टिब्रा में तो दूसरे में तो तीसरे में तो चौथे में तो ये बनके पूरा कैनाल बन जाएगा, और यही कैनाल कंटिन्यूस होकर फिर सेक्रम में चला जाएगा। उधर फिर वर्टिब्रल कैनाल नहीं, उसको हम कहते हैं सेक्रल कैनाल। तो दैट विल बी द सेक्रल कैनाल। और आपका स्पाइनल कार्ड कहां से? यकीनन C1 वर्टिब्रा की अपर लेवल से लेके, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर स्कल है, और उसके ऊपर C1 वर्टिब्रा के ऊपर जो स्कल है, उसके बीच में जो उसका वर्टिब्रल फोरामेन है, दैट इज इन लाइन विद द फोरामेन मैग्नम। तो इसका मकसद यह है कि ये जो है C1 की अपर लेवल, ये वो लेवल होती है जहां पर मेडुला अभी खत्म हुआ है और अभी स्पाइनल कार्ड शुरू हुआ है। ये स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन कहलाती है। दैट मींस स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन इज एट द बेस ऑफ स्कल और एट द फोरामेन मैग्नम और एट द अपर लेवल ऑफ C1 वर्टिब्रा। और इसी जगह से हमारा स्पाइनल कार्ड भी शुरू हो जाता है। और जैसे स्पाइनल कार्ड शुरू हो जाएगा, उसकी पहली नर्व भी निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो स्पाइनल कार्ड का पहला सेगमेंट कहलाएगा। और सेगमेंट हम ऐसे तो नहीं मुफ्त में कह देते उसको, हम सेगमेंट उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑन द 2 साइड्स ऑफ दैट सेगमेंट विल इमर्ज द पेयर ऑफ द नर्व। कौन सी पेयर? अगर ये C1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड है तो C1 नर्व का पेयर। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ये स्पाइनल कार्ड है तो इस तरफ ये C1, तो दूसरी तरफ भी ऐसी C1, और ये टुकड़ा क्या होगा? ये टुकड़ा स्पाइनल कार्ड का C1 सेगमेंट कहलाएगा। और ऐसे ही सेगमेंट होते हमें पता चलेगा कि हमारी सेगमेंट्स कितनी है। वैसे सेगमेंटेड नहीं होता है स्पाइनल कार्ड, निशान नहीं डले हुए होते। हम पता लगा लेते हैं कि ये नर्व कितना एरिया स्पाइनल कार्ड का घेर रही है। जैसे ये देखिए नर्व है, इतना एरिया घेरा इसने, तो ये कहलाएगी इसकी सेगमेंट। जैसे सेगमेंट चेंज हुई तो हमें कैसे पता चलेगा? एक और बंच ऑफ रूटलेट्स यहां से जाएगा, क्योंकि हमारी जो नर्व होती है ना, ये आपको पता है जो नर्व्स होती हैं, आपको चल के आगे बताते हैं। ये नर्व जो होती हैं बेसिकली जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से नर्व बाहर निकलती है, जब इसको तुम मोर प्रॉक्सिमली फॉलो करोगे, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में से अंदर फिंगर डालोगे, तो पता चलेगा कि ये 2 रूट्स में स्प्लिट हो गई। क्योंकि एक नर्व के अंदर सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं, और हर एक फाइबर अपने अपने घर से आ रहा होता है। ये एक जगह से नहीं निकलते, ये घर के एक दरवाजे से नहीं निकलते, इनके 2 दरवाजे होते हैं। सेंसरी वाले का दरवाजा पीछे होता है और मोटर वाले का आगे होता है। इसका मकसद है कि जो रूट्स होते हैं ना, ये फिर अलग अलग जाते हैं। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे आपको एक निकलती हुई नजर आती है, लेकिन अंदर की हकीकत यह है कि वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर जाते हुए, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में अंदर जाते हुए, जैसे वर्टिब्रल कैनाल में जाओगे तो ये स्प्लिट होती नजर आएंगी। एक सेंसरी की तरफ पीछे की तरफ चली जाएगी और एक आगे की तरफ। जो आगे वाला होगा अब उसको रूट कहेंगे आप, मोटर रूट, और पीछे वाला होगा सेंसरी रूट। ये देखें मोटर रूट है, ये देखें सेंसरी रूट है, और ये मिल गए हैं कहां पर? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में। और बाहर निकला क्या? मिक्स नर्व। और मिक्स नर्व आपको पता है बाहर आते ही 2 रेमाया में कन्वर्ट हो जाती है, 2 रेमाया में डिवाइड हो जाती है। छोटा सा रेमस वो पीछे छोड़ती है, ये देखिए पीछे छोड़ दिया, और बड़ा सा रेमस जो है वो टर्न अराउंड करके लेटरल से होते हुए इंटीरियर मिड लाइन तक आ जाता है। इंटीरियर रेमस बहुत बड़े होते हैं।
और जब एंटीरियर रेमस बहुत बड़े होते हैं तो ट्रंक में ये इसी तरीके से आते हैं, एंटीरियर साइड से यहां तक आके पहुंच जाते हैं। और ऐसा होते होते अगर तुम्हारी लेटरल साइड से कोई लिम्ब न निकल के आ गई, अगर जिसको लिम्बड कहते हैं, तो फिर एंटीरियर रेमस की जिम्मेदारी है कि उस लिम्ब के अंदर चली जाए। कितनी नर्व्स ऐसी एंटीरियर रेमाए जाएंगी, डिपेंड करता है कि लिम्ब कितने एरिया से निकलता है, उसका बेस कितना, उसका लिम्ब का रूट कितना बड़ा है। अगर रूट बहुत बड़ा होगा तो 4-5 नर्व जा सकती हैं, और बड़ा होगा तो 6 से 7 भी जा सकती हैं। लोअर लिम्ब का रूट का जो बेस है वो बड़ा होता है, इसलिए वहां पर ज्यादा नर्व जाती हैं। लेकिन जाएगा कौन? सिर्फ एंटीरियर रेमाए। पोस्टीरियर रेमस कभी नहीं जाएंगे। पोस्टीरियर रेमस तो वो पीछे ही छोड़ के आइए, एंटीरियर रेमस ही हमेशा। लिम्ब में कभी पोस्टीरियर रेमस नहीं जाएगा, कभी नहीं का मकसद है कि कभी भी नहीं। एक भी इवन फाइबर पोस्टीरियर रेमस का लिम्ब में नहीं जाएगा, भले लिम्ब का पोस्टीरियर सरफेस ही क्यों ना हो। पोस्टीरियर हो चाहे एंटीरियर हो, लिम्ब के अंदर जाने वाला सिर्फ एंटीरियर रेमस होता है। आप कहेंगे फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर का फिर क्या करेंगे? तुम उस एंटीरियर रेमस की 2 डिवीजन बना देना, फिर एक वेंट्रल डिवीजन, एक डार्सल डिवीजन। डार्सल डिवीजन तुम डार्सल एस्पेक्ट को देना, वेंट्रल डिवीजन वेंट्रल एस्पेक्ट को दे देना, ये कर सकते हो। लेकिन रेमस एंटीरियर ही होगा, ये तय है। और आप खुद ही सोच सकते हो, पोस्टीरियर रेमस तो वो पीछे छोड़ के आया है। ये जब यहां पर आप देखोगे, जब मैंने बताया स्पाइनल कार्ड को, जब आप यहां से मैंने बताया उसकी लेवल कौन सी थी, उसकी लेवल थी S2 लेवल। तो हमने यहां पर उसको S2 लेवल पर, तो स्पाइनल कार्ड को हमने यहां पर S2 लेवल पे आके यहां रोक दिया। और स्पाइनल कार्ड ऐसे नहीं है कि यहां आके ऐसे रुक जाता है, कोई एब्रप्टली नहीं कट जाता। ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो, ये आहिस्ता आहिस्ता टेपर होता जाता है, पॉइंटेड हो जाता है। तो ये जो पॉइंटेड, जो इसकी लोअर लेवल है, कार्डल मोस्ट लेवल, जो पॉइंटेड, जो टेपरिंग लेवल है इसकी, जो लास्ट टर्मिनल पार्ट है इसका, ये आपको ये टेपरिंग एंड मिलेगी। और आपको मैंने बताया कि ये डेवलपमेंट के टाइम पर किस लेवल पे आ गई थी? S2 लेवल पर। तो ये S2 लेवल पे यहां पे आ गई है, ये S2 है इसका। और ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना, ये नीचे का हिस्सा, अगर मैं इसको यहां से काटूं ना, अगर यहां से ऐसे ये काट के बाहर ले आऊं, तो देखिए शक्ल ऐसी बनेगी ना इसकी, कौन जैसा होगा कि नहीं? इसको कहते हैं कोन ऑफ मेडुला। नहीं ना, काटा नहीं, इसको कहते हैं कोन ऑफ मेडुला। आपसे ये तो स्पाइनल कार्ड है, ये तो कोन ऑफ स्पाइनल कार्ड होना चाहिए नाम इसका। एक्चुअली इसका ऑफिशियल नेम मेडुला है। स्पाइनल कार्ड का ऑफिशियल नेम है स्पाइनल मेडुला, इसलिए हम इसको कौन को कहते हैं? कोन ऑफ मेडुला। इसको कहते हैं कोनस मेडुलरिस। तो कोनस मेडुलरिस अगर आपको कहा जाए तो ये क्या है? बेसिकली ये लोअर टेपरिंग टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कार्ड है, जो इस वक्त कहां की फिनिश हुई है? S2 लेवल पे फिनिश हुई है। यहां पर ये S2 लेवल पे खत्म हुआ है। तो कोनस मेडुलरिस फिनिश एट द लेवल ऑफ S2, ये S2 लेवल पे खत्म हुई है। जैसे यहां मैं दिखा रहा हूं, ये S2 लेवल पर, ये सेक्रम के अंदर। इसका मकसद है कि अच्छा खासा सेक्रल केनाल के अंदर भी मौजूद होता होगा। बाकी वर्टिब्रल केनाल में कितने में? 5 नंबर वर्टिब्रा क्रॉस किया, 12 थोरेसिक और 7 नंबर और 7 सर्वाइकल, जब तक पहुंच नहीं गया वो C1 की अपर लेवल पर, टू बिकम कंटिन्यूअस विद मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये तो यहां पर, लेकिन ये मामला यहां रहेगा नहीं, S2 तक होगा। ये कि जैसे आपको बताया गया है कि जैसे जैसे डेवलप होगा बच्चा, यानी एम्ब्रियो से जैसे जैसे ये फिटस जाएगा, जैसे जैसे अपनी ये लेंथ इंक्रीज करेगा, आप यहां पे देखोगे कि ग्रोथ दोनों ही हो रहे हैं। स्पाइनल कार्ड भी थोड़ा सा एलोंगेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये एलोंगेट, इसलिए इसकी ग्रोथ एक जैसी नहीं होती। यानी ये ग्रोथ इनकी सिंक्रोनाइज्ड क्यों नहीं होती, मैच क्यों नहीं करती? क्योंकि ये न्यूरोएक्टोडर्मल है और वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मेसोडर्मल है। मेसोडर्मल टिश्यू तेजी से ग्रो करता है, तो ये ग्रो दोनों करते हैं, लेकिन दे डोंट कीप पेस विथ ईच अदर। अब देखिए कैसे होता है, ये S2 है, बढ़ तो दोनों रहे हैं। पता चलेगा कि वर्टिब्रल कॉलम जो है दैट आउटपेसेस द स्पीड ऑफ और द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दैट ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड ऐसे ऐसे, मुझे बच्चा उस दिन डिलीवर हो गया। ये उसका न्यूनेटल लेवल है। न्यूनेटल लेवल में जो पता चला, हालांकि ग्रो ये भी किया है इसने, एलोंगेट ये भी किया है, स्पाइनल कार्ड भी, तो वर्टिब्रल कॉलम भी, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली आउट ग्रोस, वो उसके आउटपेस कर जाएगा उसको। वो आउटपेस कर गया तो जैसे बच्चा पैदा होगा तो वो जो कोनस मेडुलरिस की लेवल है अब S2 पे न होती हुई S1 के बाद L5, L4, L3, L2, बच्चा जैसे पैदा होगा तो ये L2 लेवल होगी। इसका मकसद ये है कि ये श्रिंक नहीं हुआ है कि ये ऊपर चला गया है, वर्टिब्रल कॉलम की लेंथनिंग जो है वो क्विकर हुई है एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो इसका मकसद यह है कि अब स्पाइनल कार्ड का कोनस मेडुलरिस की लेवल क्या हो गई? L2 लेवल। लोअर बॉर्डर ऑफ L2 या अपर बॉर्डर ऑफ L3 और इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन L2 L3। ठीक है ना? अगर मैं आपको ऐसे बताऊं ये L2 है और ये हमारी L3 है, तो मैंने यहां बताया कि ये यहां आके खत्म हो गया, तो आप क्या कह सकते हो या L2 का लोअर बॉर्डर या L3 का अपर बॉर्डर या इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन L2 एंड L3।
समझ गए? ये लेवल है कौन सी? ये लेवल है नियोनेटल लेवल, जैसे बच्चा पैदा होगा तो ये लेवल होगी। लेकिन मामला यहां नहीं रुकेगा, क्योंकि आगे से अब बच्चा एडल्टहुड की तरफ जैसे बढ़ेगा, ग्रोथ बहुत स्लो होगी नो डाउट, लेकिन जाहिर है वो ग्रो होगा। अब तो स्पाइनल कार्ड तो ग्रो होगा नहीं, अब जितना ग्रो होना है उसका ट्रंक थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, ट्रंक थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा, श्रिंक नहीं होगा। वर्टिब्रल कॉलम ट्रंक के एलोंगेट होने की वजह से, ट्रंक के लेन देन होने की वजह से वो थोड़ा सा अब लेवल इसकी और ऊपर हो जाएगी, अब ये L1 हो जाएगा। ये इसकी एडल्ट और फिक्स लेवल है, अब इससे ऊपर नहीं जाता। इसका मकसद है कि 3 लेवल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एक आपकी S2 लेवल, एक आपकी अभी जो L2 लेवल और एक L1 लेवल। ये 3 लेवल्स होती हैं और L1 इज द एडल्ट लेवल है। ये एडल्ट पे आके ये L1 खत्म हो गया इसका। अब हमें ये पता है कि ये सिर्फ हमारा स्पाइनल कार्ड नहीं, तो कोनस मेडुलस हमने समझ लिया डेफिनेशन क्या है, उस कोनस मेडुलस की 3 लेवल्स भी हमने देख ली, स्पाइनल कार्ड का ओवरऑल एक्सटेंट भी हमने समझ लिया। अब इसको जब आप यहां पे देखोगे कि हमें यहां ये भी पता चल गया है कि इसके अंदर से निकलती हैं हमारी 31 स्पाइनल नर्व्स, उसमें से 8 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर 5 सैक्रल एंड 1 कैक्सिजल। और वो भी कहां से निकलेगी? इन्हीं से जाहिर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो पेरिफेरल इसी से निकलेगा ना। तो इसका जाहिर है ये ऊपर के पोर्शन से निकलेंगे हमारी सर्वाइकल नर्व्स, बीच वाले से निकलेंगी थोरेसिक, नीचे वाले से लंबर, और नीचे से होगी तो सैक्रल, और सफा बिल्कुल आखिर का हिस्सा जो होगा वहां से कॉक्सिजल। और कैसे निकलेंगी ये चल के नर्व में भी देखते हैं, और आइडिया भी हमें है कैसे, रूट्स की शक्ल में, और बाद में भी मिल जाएंगी, मिक्स होगी, फिर उसके बारे में बन जाएंगे। और इस दौरान अगर किसी भी साइड से लिम्ब निकल के आ गई तो उसके एंटीरियर रेमस की जिम्मेदारी है कि वो लिम्ब के अंदर चली जाए, छोड़ो दूसरी चीजों को, तुम जाओ अंदर, तो फिर एंटीरियर रेमा उसके अंदर चली जाएंगी, बाकी काम सारे छोड़ के फिर इसी के अंदर घुस जाएंगी। तो इंटीरियर रेमा विल इंटर नाउ इंटीरियर अपर लिम्ब, इंटीरियर रेमा विल इंटर इंटीरियर लोअर लिम्ब। तो इंटीरियर रेमा अपर लिम्ब, क्योंकि अपर लिम्ब आपके नेक के साइड से निकलती है, लोअर पार्ट ऑफ नेक से, तो तुम्हारी जो 8 स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनमें से ऊपर की 4 छोड़ दो, नीचे की 4 और T1 को भी मिला के उसके इंटीरियर रेमा तुम अंदर भेज दो अपनी अपर लिम्ब में। इसी से बनता है हमारा प्लेक्सस, क्योंकि जो भी नर्व जाएंगी ना इंटीरियर रेमा वो एक तो इंटीरियर रेमा जाएंगी, ये लाजमी है, और दूसरा ये है कि इंटीरियर रेमा अकेला अकेला मुंह उठा के नहीं जाती, ये अंदर जाने से कुछ देर पहले, लिम्ब में से भी पहले ही वो आपस में फिक्स होके ये आपस में एक प्लेक्सस बना देती। तो प्लेक्सस, तो इससे क्या जाहिर हुआ, प्लेक्सस कभी भी पोस्टीरियर रेमा से नहीं बनते, प्लेक्सस हमेशा इंटीरियर रेमा से बनते, और प्लेक्सस बनते भी उसी वजह से हैं इंटीरियर रेमा से, और वो भी खास तौर पे वो इंटीरियर रेमा जो लिम्स में जाएं। वैसे इंटीरियर रेमा ऐसे भी होते हैं जो लिम्स में नहीं जाते। आपकी 12 की 12 थोरेसिक नर्व्स के इंटीरियर रेमा का नाम हमने डाला था इंटरकास्टल नर्व्स, वो तो नहीं जाती लिम्स में, तो क्या वो प्लेक्सस बनाती है क्या? नहीं, कोई हर इंटीरियर रेमस थोड़ी ना कोई प्लेक्सस बनाती है, लेकिन जब भी प्लेक्सस बनेगा वो इंटीरियर रेमस से बनेगा, और खासतौर पर किन से? लिम्स वाली इंटीरियर रेमा से, उनसे तो प्लेक्सस लाजमन बनेगा। लेकिन जब आप नेक में जाओगे तो पता चला उसकी जो पहली 4 नर्व्स होती हैं उनके इंटीरियर रेमा भी प्लेक्सस बनाते हैं। इसका मकसद है कि प्लेक्सस सिर्फ लिम्स में नहीं बनते, नेक में भी बनते हैं। और हम लोग बड़े बड़े दिनों से सोचते थे कि यार नेक में क्या जरूरत है, और हमें अंदाजा था कि प्लेक्सस बनने का एक फायदा है। फायदा यह है कि अगर हमें कोई नर्व चाहिए और उस नर्व से हमें 3-4 काम लेने हैं और मसल में वो कोई ब्रांच भेजेगी, तो उसके मल्टीपल रूट्स उसको मिलेंगे ही तब जब प्लेक्सस बनेगा। तो प्लेक्सस कब बनता है? प्लेक्सस तब बनता है जब जाने वाली नर्व्स की तादाद हो कम और स्किल चाहिए ज्यादा। इस हालत में अगर कोई नर्व हमें चाहिए तो उससे अगर मल्टीपल रूट्स हमें चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले प्लेक्सस बनाते हैं। तो वो प्लेक्सस बना के उससे अगर कोई नर्व उठाएंगे तो 2-3-4 रूट्स भी उसमें होंगे। आप रेडियल नर्व देखिए, उसमें से कितने रूट्स हैं? सारे उसके रूट्स उसके अंदर होते हैं, और जितने रूट्स ज्यादा होंगे उतनी उसके अंदर स्किल ज्यादा होगी, क्योंकि ऑर्डर वो ज्यादा ले रहा होगा। तो हम सोचते थे कि नेक में ऐसा क्या है, नेक के अंदर क्यों नेचर ने यहां पर क्यों प्लेक्सस रखा? यहां तो कोई लिम्ब नहीं है, यहां कौन सी स्किल है? नेक ऐसे ही है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि नेक ऐसे ही है जैसे थोरेक्स है। थोरेक्स में आप देखो नंबर ऑफ नर्व्स बहुत ज्यादा हैं, इंटीरियर रेमा देखो 12 इंटीरियर रेमा है, और उसके अलावा कोई स्किल भी नहीं है। इस हालत में फिर क्या करना पड़ेगा? क्या प्लेक्सस बनाए? क्या नहीं, प्लेक्सस बनाते ही नहीं है। हर एक नर्व अलग अलग आती है, ऐसे ही अलग अलग आती है जैसे पोस्टीरियर रेमा अलग अलग होते हैं। और पोस्टीरियर रेमा वाले क्यों नहीं बनाते जब वो 31 है मौजूद पोस्टीरियर रेमा? एक्चुअली पोस्टीरियर रेमा जो पहली नर्व आखिरी नर्व होती है उसके पोस्टीरियर रेमा नहीं होते। तो पोस्टीरियर रेमा दरअसल 29 नर्व्स के होते हैं। चलो 29 नहीं, हमारी तरफ से 129 नहीं, 129 भी हो, फिर भी वो आपस में मिलकर प्लेक्सस नहीं बनाएंगे। वजह एक तो तादाद बहुत ज़्यादा, दूसरी जगह बहुत कम। तादाद ज़्यादा और स्किल चाहिए ही नहीं। न तुम्हें सेंसरी की पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल चाहिए, कौन से तुम अपनी पीठ से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो? आइडेंटिफाई तो तुम हाथ से करोगे,
अंडरस्टैंड? आइडेंटिफाई तो तुम इन चीजों से करोगे, तो पीठ से तो नहीं करते ना, कोई स्किलफुल एक्टिविटी है इतनी, कुछ क्या करते हो पीछे से, कौन से हमारे हाथ हैं पाँव हैं या क्या करते हैं हम लोग, पीठ से तुम कोई चीज लेते ही नहीं, काम सिर्फ सपोर्ट है बस। तो बात समझ में आती है कि इंटरकास्टल विल नॉट फॉर्म दी प्लेक्सस। नेक में ऐसा क्या है? हम लोग सोचते थे कि नेक में ऐसी क्या चीज है जो यहां थोरेक्स में नहीं थी। नेक के ऊपर टिका है हेड। आप देखिए आंखों को ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से यहां तक आ गया, यहां तक देख पाते हैं फिर भी, लेकिन अगर आप हेड के पीछे देखना चाहें तो देखें, आप हेड के पीछे आप इस तरीके से हेड ऐसे घुमाते हैं। ये लगभग वैसा ही काम है जैसे आइज कर रही हैं। आइज ने पूरी कोशिश की, इतना यहां तक देख पा रही हैं, इससे पीछे नहीं देख पा रहे हैं। इससे पीछे देखने के लिए तुम्हें हेड को मूव करना पड़ रहा है कि नहीं, और हेड अकेला मूव नहीं होगा, ऐसे करके नेक भी ऐसे मूव होगा, और नेक जब ऐसे मूव होगा तो इसका मकसद है कि इसके अंदर स्किल है, मसल्स में स्किल का एलिमेंट है। और दूसरा ये है कि हमारे पास एक स्पाइनल नर्व ऐसी है जिसमें अच्छी खासी स्किल है, और वो स्पाइनल नर्व हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस से इमर्ज होती है और वह जाती है डायफ्राम में, जिसका नाम है फ्रेनिक नर्व, क्योंकि वो भी यहां से ही आती है। तो नेक के ऊपर हेड टिका है, और हेड के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो नेक के मूवमेंट से डिपेंड करती हैं। तो नेक से जब हम स्किल्ड एक्टिविटी कराते हैं जब, तो नेक भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए यहां के एंटीरियर रेमाय आपस में मिलके प्लेक्सस बनाना मजबूरन हो जाता है इसके लिए। पोस्टीरियर रेमस बहरहाल यहां भी नहीं बनाएंगे प्लेक्सस, ये तय है। पोस्टीरियर रेमस इधर भी प्लेक्सस नहीं बनाएंगे, एंटीरियर रेमाय यहां प्लेक्सस बनाते हैं। तो सर्वाइकल प्लेक्सस इज फॉर्म फ्रॉम द एंटीरियर रेमाय ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 नर्व्स। अब जब ये यहां पर आप देखते हो, मैंने बताया कि जब हम स्पाइनल कार्ड को यहां लेके आ रहे हैं, तो ये स्पाइनल कार्ड शुरू में किस जगह था? S2 लेवल पे। और जब ये S2 लेवल पे था, लाइक दिस, यहां से देखेंगे S2 लेवल पर इसको मैं इस तरीके से लेके आया, ये S2 है। ये जब S2 लेवल पे था, तब उसके पास जो मेनिंजेस थे 3, नंबर 1 मेनेक्स जो अंदर है, नंबर 2 जो उसके बाहर है, नंबर 3 जो इतना बाहर है कि इवन वो बोन को टच ही कर रहा है। तो वो जो मेनिक्स था, वो जो उसके मेनिंजेस थे तीनों, वो तीनों भी उसी लेवल पे थे जहां वो आज है, जहां वो कल था। आज तो नहीं है, आज तो L1 पर है, जहां वो कल था। इसका मकसद है कि द मेनिंजेस स्टार्ट एट S2। तो सबसे पहले जो मेनिक्स में लेके आ रहा हूं ये है पायामीटर। This will be just adherent to the surface of your spinal cord. सिर्फ स्पाइनल कार्ड नहीं, ब्रेन भी, ब्रेन के ऊपर भी चढ़ा दे। ये मैं इस वक्त टच नहीं करा रहा हूं, लेकिन आप खुद समझ सकते हो कि ये टच करेगा इसको। ये है क्या? पायामीटर। पाया मेटर विथ सिंगल टी, ये मेटर है, मेटरनल से निकला हुआ है, TER है ये, सिंगल टी से। ये मेटरनल मीन्स इट इज अ मदर। ये एक तरीके से फर्स्ट मदर है जो इसको कवर करके बैठी हुई है, इसको सपोर्ट दे रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके बाद जो इसके बाद है इंटरमीडिएट जो है, उसको हम कहते हैं यहां पर द अरेक्नोइड मैटर, और ये अरेक्नोइड मैटर है। ये भी किस लेवल से स्टार्ट हुआ? उसी लेवल से। और ये यहां पर ब्रेन के अराउंड भी। मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक मैंने पायामीटर बनाया है, वो जो अरेक्नोइड बनाया है, ये बेसिकली दोनों एक ही लेयर थे। स्टार्ट में ये एक ही लेयर होता है, थिक होता है, इसलिए एक लेयर एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाता है। ऐसे जो सेपरेट हो जाता है तो बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है, इसको सब अरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। बेसिकली ये स्पेस जो है ये बिटवीन पायामीटर एंड, क्योंकि पहले तो एक ही लेयर था, इसको हम कहते थे लेप्टोमेनिक्स, एक ही लेयर था। लेकिन इसको जब मैं ऐसे स्प्लिट किया तो एक लेयर जो ब्रेन के सरफेस को जिसने नहीं छोड़ा वो पायामीटर है, और जिसने छोड़ दिया वो अरेक्नोइड है, और बीच में जो गैप क्रिएट हो गई उसको नाम सब अरेक्नोइड स्पेस है। और ये भी नहीं है कि इस तरीके से कोई बीच में कोई इतनी स्पेस बन जाएगी, स्पेस के बीच में कनेक्शंस होंगी, फाइब्रस कनेक्शंस। तो ये कंपार्टमेंटल होगा, उसके अंदर जो CSF भरा हुआ होगा दैट विल नॉट एक्चुअली पुट द प्रेशर हियर। क्यों? क्योंकि वो कंपार्टमेंटल हो गया। क्योंकि हमें पता है ना कि जहां स्पंजी या कंपार्टमेंटल एरियाज होती हैं, जैसे एल्विला, देखो एल्विला में कितनी सरफेस एरिया होती है, और देखिए एल्विला एक्सपेंड क्यों नहीं करते? क्योंकि थोड़ा थोड़ा एयर सभी में होता है, और हर जगह पर, यहां पर भी स्पंजी हो गया, थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको मिलेगा CSF। तो इसका मकसद है कि इट विल बी लाइक दिस। अब ऐसे होता है ये देखिए गैप कैसी आ गई यहां पर, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। तो जो पहला जो मैंने बताया, अब जो बता रहा हूं ये क्या है? अरेक्नोइड मैटर। ये भी मैटर है, ये इसकी सेकंड मदर है,
दिस अरेक्नाइड मैटर, और हमें एक स्पेस मिल गई अंदर सब अरेक्नाइड स्पेस। इसका मकसद ये है कि सब अरेक्नाइड स्पेस तुम्हारी S2 लेवल तक भी होगी स्टार्ट में। तो उसके बाद जो तीसरा लेयर आएगा जो अब इतना बाहर है कि वो अब बोन के इनर एस्पेक्ट्स को ही टच कर रहा होगा फिर तो वो जो तीसरा जो लेयर लेके आ रहे हैं उसका नाम है ड्यूरामीटर। ठीक है, उसको ड्यूरामीटर, उसको पेचीमेनिक्स भी कहते हैं। ये देखिए वो भी कहां से, और ये जो है ये इसकी थर्ड मदर है, ये ड्यूरा है, ये ड्यूरामीटर है। अंडरस्टैंड? तो ये तीन इस तरीके से इसकी मेनेजीज इसको सराउंड कर रही हैं, सिर्फ इसको नहीं ब्रेन को भी। और इसके बीच में जो सबअरेक्नाइड स्पेस है वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ही नहीं है, ब्रेन के अराउंड भी है। और ये सबअरेक्नाइड स्पेस कहां तक है, S2 लेवल तक। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड यहां पर हम देख रहे हैं ये कितने वर्टिब्री में इस वक्त समाया हुआ है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट? 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, ये 19, 5 लंबर, ये 24 और ये 2 सेक्रल, माना तकरीबन 26 तक ये इसके अंदर समाया हुआ है यहां पर। और जब ये इसके ऊपर समाया हुआ है तो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड की जो सबअरेक्नाइड स्पेस है वो भी यहां पर है। लेकिन क्या ये यहां रहेगा कि ये फिर ऊपर निकल जाएगा आप तो S2, L2 और L1 लेवल पे चला जाएगा? जब L1 लेवल पे चला जाएगा, लेकिन L1 लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, मेनिंजेस नहीं जाएंगी। इसका मकसद है कि जो रेड कलर में अंदर मैंने स्पाइनल कॉर्ड दबा के रखा है ये यहां से मैं मिटा दूंगा। ये इसका लोअर लेवल है ना, कौन सी? S2, यानी इसका कोनस मेडुलस लेवल है। इसको मैं ऊपर करके, ऊपर ऐसे करके मिटा के मैं इसको लेके आऊंगा L1 लेवल पे। ठीक है, L2 पर और बाद में इसको L1 पर। ये एडल्टहुड लेवल है। अब अगर L1 लेवल पे मैं यहां लेके गया तो ये जो सैक अंदर रह गई है सबसे पहली वाली, जिसको सराउंड कर रहा है या बना रहा है कौन? ठीक है, तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो आपको मेनिंजेस जो अंदर वाली है, पायामीटर है, मैं अगर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को निकाल दूं तो ये अंदर एक थैली की तरह रहेगी कि नहीं? ये एक सैक होगा, पायल सैक। उसके बाहर एक और सैक होगा, अरेक्नॉइड सैक। क्योंकि अगर वो सैक है, मैं अगर पाया को निकाल दूं तो वो थैली की तरह रहेगा कि नहीं अरेक्नॉइड का? वो मैं अरेक्नॉइड की थैली को निकाल दूं तो इसको मिला के हम कहते हैं थिकल सैक्स। इसका कहते हैं क्या? थिकल सैक्स। और अगर इस सैक के बीच में जो स्पेसेस हैं, अगर मैं यहां से नीडल डाल के यहां अप्रोच करना चाहूं तो मैं अप्रोच कर सकता हूं बिटवीन दी वर्टिब्री, किसी जगह पर डाल के नीडल डाल सकता हूं, खासतौर पर लंबर वर्टिब्री में। लंबर में ही क्यों, क्या ऊपर नहीं होती? ऊपर होती है। ऊपर में अगर डालूंगा तो फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी का खतरा है। मैं क्यों ना L1 से नीचे डाल दूं, जहां मुझे सैक तो मिलेगी, अरेक्नॉइड स्पेस, सबअरेक्नॉइड स्पेस भी मिलेगी, CSF भी मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलेगा। वो ज्यादा सेफ एरिया है कि वो ऊपर सेफ है। इसलिए हम कहां पर पंक्चर करते हैं, नीडल डालते हैं लंबर रीजन में। खास तौर पे L2 पे हमें शक होता है, L2 L3 वाले को छोड़ देते हैं, L3 और L4 वाला ये सेफ है। L3 L4 या L4 L5 इस जगह पर हम नीडल डाल देते हैं बिटवीन दी 2 वर्टिब्री। और ये 2 वर्टिब्री जब अंदर डालेंगे तो वो पहले ड्यूरा को पेनिट्रेट करेगी, उसके बाद अरेक्नॉइड को, और जैसे ही सब अरेक्नॉइड स्पेस में आएगी CSF बहना शुरू कर देगा। तो ऐसी इंजेक्शंस को अमूमन, वैसे तो कल तो हम कहते हैं लंबर पंक्चर, लेकिन ऐसी इंजेक्शन को हम कहते हैं, ये जो रूट है हमारा, इसको हम कहते हैं इंट्राथिकल रूट। जैसे होती है इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टीरियल, जॉइंट में डाल दो तो इंट्रा आर्टिकुलर, इवन आई के अंदर विट्रस में डाल दो तो इंट्राविट्रियल, और बहुत सारी हैं, बहुत सारे रूट्स हैं हमारे। पेरिटोनियल कैविटी में अंदर डाल दो तो इंट्रा पेरिटोनियल, भाई पेरिटोनियल फ्लूइड रिकवर कर सकते हो ना पैरासेंटेसिस में, तो कर सकते हो, तो ड्रग भी डाल सकते हो। किसी जमाने में डायलिसिस में हम डालते थे, अब आजकल तो डायलिसिस, हीमोडायलिसिस होती, पहले पेरिटोनियल डायलिसिस होती थी। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो ये अरेक्नॉइड स्पेस इस तरीके से यहां पर, तो इनको थिकल सैक कहते हैं। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो अंदर वाली थिकल सैक है जिसमें से मैंने स्पाइनल कॉर्ड रिमूव कर दिया है, ये खाली रह गई कि नहीं? एम्प्टी हो गई ना, यहां से पहले पड़ी थी ना, ऐसे थी ना जैसे आपकी आस्तीन है, आप उसमें से बाजू निकाल दें तो आस्तीन खाली रह जाएगी ना नीचे। तो ये आस्तीन खाली पड़ी हुई है। अब खाली तो पड़ी हुई है, लेकिन हमें पता है कि ये पायामीटर है, ये बाहर अरेक्नॉइड है, इस बीच में तो फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, कौन सा? ठीक है, CSF। इस खाली स्पेस को क्या खाली रहने देगा, या इसको दोनों तरफ से, अब इसमें तो दोनों तरफ से है, होगा तो ऑल अराउंड ना, जाहिर है
इस तरीके से ना गोल ऑल अराउंड, ये इस तरीके से खाली जो सेक पड़ी हुई, तो इसको खाली को खाली रहने देगा, कोलैप्स कर देगा, इसको कोलैप्स कर देगा। अगर कोलैप्स कर देगा तो ये खाली ऐसे शीट आपको ऐसे नजर आएगी कि कोलैप्स हो जाएगी। अब कोलैप्स हो जाएगी तो फिर ऐसे तो नजर नहीं आएगी, ऐसे हो जाएगी, सिंगल थ्रेड की तरह हो जाएगी। फिर ये समझ रहे? तो ये सिंगल थ्रेड की तरह, अगर मैं इसको सिंगल बना दूं यहां से, ये देखिए डबल थी ना, जैसे ऐसे सेक है ना, सेक को मैं खत्म करके इस जगह से मैं प्रेशर की वजह से ये ऐसे किया और ये आ गई है। ये किस प्रेशर से? इसकी वजह से। तो इधर सबआरेक्नॉइड स्पेस कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी यहां पर, क्यों? क्योंकि पायामीटर के अंदर जो सेक थी वो थिकल सेक जो लास्ट वाली थी ऐसे कोलैप्स हो गई, और जो कोलैप्स हो गई ये थ्रेड सा बन गया, तो इस थ्रेड को रोकेगा कौन? नेक्स्ट वाली सेक। कौन? आरेक्नॉइड। इससे पास हो जाएगी। अब कौन रोकेगा? इससे भी पास हो जाएगी। तो इसका मकसद है कि ये S2 के बाद ये S3 पे आ गई, ये S4 पे आ गई, और नीचे जाओ तो S5 पे आ गई, और जहां जब पहुंचेगी कॉक्सिस तो उसके बीच में से ऐसे निकल जाएगी और कॉक्सिस के बैक सरफेस पे बोन के साथ फिक्स हो जाएगी। कौन? डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पायामीटर। थिकल सेक तो सभी है ना, डाउनवर्ड एक्सटेंशन, जो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पायामीटर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉनस मेडुलस ऑनवर्ड अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉक्सिस। इस डाउनवर्ड एक्सटेंशन को हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल। इसका भी फाइलम टर्मिनल, इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल। पूछते हैं फाइलम टर्मिनल क्या है? क्या होता होगा ये? वो पायामीटर का, इसका भी पायामीटर्स डाउनवर्ड एक्सटेंशन, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ पायामीटर। अब इससे फायदा क्या हुआ होगा? तुमने एंकर कर दिया ना नीचे, एंकर करके उसको किधर? बोन में अटैच किया। अब बोन में अटैच करके ऐसे जो पकड़ के रखोगे, और क्योंकि ये अटैच है किसके साथ? सरफेस ऑफ दी ब्रेन के, सरफेस ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन के साथ। इसका मकसद है कि अगर तुम इसको बांध के ऐसे रखोगे तो स्टेबलाइज कौन होगा? स्पाइनल कार्ड स्टेबलाइज हो जाएगा ना, वरना न रखते तो स्पाइनल कार्ड ऐसे ऐसे हिलता। अब के बाद इसको जो बांध के रखा, अब स्पाइनल कार्ड पे तुमने नहीं पकड़ा है, तुमने उस चीज को पकड़ा है जो खुद स्पाइनल कार्ड पे चिपकी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इसको तुमने बाजू नहीं पकड़ा, लेकिन इससे आस्तीन को ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि आस्तीन इसको पकड़ रही है तो वो अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा, वो पकड़ लेगा आप इसको। तो ये भी उसको स्टेबलाइज करने का एक तरीका है। माना जहां स्पाइनल कार्ड खुद नहीं जा रहा, जहां स्पाइनल कार्ड खुद नहीं जा रहा, वहां पर वो फाइलम टर्मिनल जा रहा है और उसको स्टेबलाइज कर रहा है वहां पर। तो ओवरऑल वर्टिकल स्टेबलाइज, ऐसे ही जैसे बड़े से टेलीकम्युनिकेशन के जो पिलर होते हैं उसको जमीन से थोड़ी उठाते हैं, जितने लंबे होते हैं उनको कम से कम 1/2 से 1/3 उनको जमीन में गाड़ के अंदर डाल देते हैं ताकि वो स्टेबलाइज रहे। फिर भी स्टेबलाइज नहीं रहते, फिर क्या करते हैं? साइडों से रस्सियों से बांधते हैं उनको, ताकि ये साइड में जो इसकी जो जॉल्टिंग है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। यहां तो नीचे से तो चलो बन गया वर्टिकल, उसकी स्टेबिलिटी इसको मिल गई, अब वो उसकी जो लेटरल स्टेबिलिटी है वो हम पैदा करेंगे किससे? फिर पायामीटर से। अब वो कैसे होगी? अब जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, मैं 2 वर्टिब्रा यहां से कट करके बना रहा हूं ऐसे कॉर्नल सेक्शन से, कॉर्नल सेक्शन से बना रहे हैं, ये आपके वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा का एक हाफ इधर है और एक इसी का ये हाफ में यहां से ले रहा हूं, और ऐसा इधर भी है, चलो 2 ले रहे हैं, चले। ये समझ रहे हैं ना क्या है? इसका मकसद ये कि ये जो रेड, ये जो ग्रीन कलर है, ये किसको टच कर रहा है? बोन को टच कर रहा है। अगर बोन को टच कर रहा है तो बोन और ड्यूरा के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। लेकिन इसके नीचे जो ये स्पेस है इसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो ये जो स्पेस हमने देखी ये क्या है? एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल स्पेस भी कहते हैं इसको, एपीड्यूरल। और आजकल यहां पर एनेस्थीसिया डाल के हम स्पाइनल नर्व को डिसेंसिटाइज कर देते हैं, इसको एपीड्यूरल एनाल्जेसिया भी कहते हैं या एपीड्यूरल एनेस्थीसिया। ये आजकल नॉर्मल लेबर को पेनलेस करने के लिए ये एनेस्थीसिया डाली जाती है यहां पर, इसको हम कहते हैं क्या? एपीड्यूरल एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ पेन। तो इस जगह पे ये देखिए, ये है हमारा सब ड्यूरल एनेस्थीसिया, सब ड्यूरल स्पेस। लेकिन इसके नीचे वाली जो स्पेस है वो तो सबआरेक्नॉइड है ही, इससे नीचे फिर सबपायल स्पेस भी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो एडहेरेंट होता है तो ऐसा कोई इतनी खास स्पेस होती नहीं। ये जो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस है ना, ये इस जगह पर आपका प्लेक्सस ऑफ वेन्स होता है, इसको कहते हैं वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स। एक्सटर्नल के इंटरनल? एक्सटर्नल। इसको कहते हैं इंटरनल। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इसके भी बाहर होता है और वो होता है इधर
कितना, नहीं वर्टिब्रा के बाहर। और ये जो एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन है, इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय मींस ऑफ वेन्स। और इन वेन्स में कोई वेल्व्स नहीं होते, दरवाजे खुले हुए होते हैं, ऐसी वेन्स को कहते हैं इमेजरी वेन्स। तो इमेजरी वेन्स किसको ज्वाइन करती हैं? एक्स्ट्रा इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स को एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स के साथ। और एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स किस में ड्रेन करेंगी? आगे चल के आपके जो सिस्टमिक वेन्स है उनमें, जैसे पेल्विस वगैरह की वेन्स। और खुदा न खास्ता अगर पेल्विस के किसी आर्गन में कोई कैंसर हो जाता है, जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया, अगर कार्सिनोमा प्रोस्टेट, और कार्सिनोमा प्रोस्टेट जब हो गया तो कफ की वजह से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर और इंट्रापेल्विक प्रेशर बढ़ता होगा, और बढ़ने की वजह से जैसे जैसे प्रोस्टेट पे जोर आया तो वहां के जो कैंसर सेल्स होंगे इस तरीके से वो इस वेन्स के जरिए एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस में आ जाते होंगे। अब प्रेशर क्योंकि बाहर ज्यादा है कफ की वजह से, तो यहां से पुश से कैंसर सेल्स थ्रू द इमेजरी वेन्स अंदर जाते होंगे, वरना आम हालात में प्रेशर अंदर ज्यादा बाहर कम होता है, और हमेशा ब्लड अंदर से बाहर ही आता है। और ये जो इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स है, ये कहां से, ये हमने क्यों अंदर नेचर ने दिए? क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड से डायरेक्ट इसकी वीनस ड्रेनेज लेते हैं। ये स्पाइनल कार्ड की वीनस ड्रेनेज के लिए बनाए गए हैं, ताकि स्पाइनल कार्ड अपनी वीनस ड्रेनेज इसमें डाले, ताकि ये इमेजरी वेन्स के जरिए एक्सटर्नल में डालें और एक्सटर्नल इनको लेके जाए सिस्टमिक वेन्स में। तो इसका मकसद यह है कि कफिंग की वजह से या इस किस्म की वजह से रेट्रोग्रेड फ्लो होगा कैंसर सेल्स का, और ये कैंसर सेल्स यहां से होते हुए एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल से होते हैं इमेजरी में, क्योंकि इमेजरी के गेट्स खुले हुए हैं, वेल्व्स होते ही नहीं है इनके अंदर, और ये अंदर की तरफ गया तो इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स को इन्वॉल्व कर लेगा, और जब इनको इन्वॉल्व कर लेगा तो बोन कौन सा दूर है? तो आपके प्रोस्टेटिक कैंसर के जो सेकेंडरीज या मेट्स या मेटास्टेसिस होती है वो कहां चली जाती है? बोन्स में। और सिर्फ बोन्स में जहां वर्टिब्रा में जाएगी कि ऊपर चलती चलती स्कल को इन्वॉल्व कर लेगी, तो स्कल के अंदर सेकेंडरीज पहुंच जाती है, इस बाय वर्च्यू ऑफ इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स। तो आप आगे चल के आपको आइडिया होगा, जब आप प्रोस्टेट वगैरह करेंगे पेल्विस में, तो आइडिया होगा कि कार्सिनोमा प्रोस्टेट किस तरीके से स्प्रेड होता है, और वजह इसकी ये भी होती है। तो ये मैंने बताया, ये फाइलम टर्मिनल यहां तो देखा आपने। अब आप क्या करते हो, हमें यहां पर इसको साइडवे से भी जॉल्टिंग से बचाना है, तो इसको बांध के रखेंगे हम रस्सियों से। अब रस्सियां कौन सी? रस्सियां फिर कौन प्रोवाइड करेगा? पायोमीटर। अब पायोमीटर कौन सा? अब पायोमीटर यहां जैसे आप देखें, ये पायोमीटर इसको ब्लैक कलर का बनाया है। अब जैसे ये एक वर्टिब्रा आया उसका, क्योंकि वर्टिब्रा अब कितने वर्टिब्री में समाया हुआ है हमारा स्पाइनल कार्ड इस वक्त? ठीक है, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 1 लंबर, 20 वर्टिब्री में समाया हुआ है। हम एक वर्टिब्रा की लेवल पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब यहां पर हम देखें कि ये ब्लैक कलर का जो है ये पायोमीटर, अब के बाद इसकी लेटरल एक्सटेंशन होगी ऐसे, कौन रोकेगा? तो यहां किसने रोका था? आरेक्नॉइड ने। और आरेक्नॉइड ने रोका था तो उसमें सुराख किया। अब सुराख करेंगे तो सी निकल नहीं जाएगा वहां से, एक्चुअली सुराख करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ये इसके साथ है ऐसे जाएगा, आरेक्नॉइड भी उसके साथ जाएगा। उसके बाद जैसे ड्यूरा को पेनिट्रेट किया तो ड्यूरा भी उसके साथ जाएगा। ये कुछ याद नहीं आ रहा है? स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर जैसे 3 कोटिंग्स होती हैं, लेकिन क्या शुरू से ही 3 होती हैं कि शुरू में इंटरस्पर्मेटिक फेशा होती है, बाद में क्रीमिस्टिक, बाद में ये? तो ये भी देखिए, ये पहले क्या तीनों पहले थी कि पहले फाइलम टर्मिनल में पायोमीटर था सिर्फ, जैसे इसको क्रॉस किया तो वो भी साथ चला, बाद में क्रॉस किया तो, लेकिन ये इसे आपको समझाने के लिए है। बाल की खाल नहीं उतारते, सीधा सीधा बोलते हैं कि डाउनवर्ड एक्सटेंशन पायोमीटर की होती है, लेकिन हमें पता है कि अकेला पायोमीटर नहीं होगा, लेटर ऑन इट विल बी एडेड बाय, बी रीइंफोर्स्ड बाय द 2 more layers आल्सो। ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब आप क्रॉस करेंगे तो अब सोच में नहीं आएगा आपके कि सुराख कर देगा, वो सुराख कर देगा तो सी से बह नहीं जाएगा यहां से, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो उसके साथ ही शीट चलेगी यहां पर। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो यहां पर हम देखें कि जैसे इसने बाहर निकला तो कौन टकराया इसको? आरेक्नॉइड। तो आरेक्नॉइड भी थोड़ा सा उसके साथ चलेगा ताकि उसमें से सुराख न कर पाए, वो सील हो जाए सुराख। अब जैसे आरेक्नॉइड को क्रॉस किया तो अब कौन टकरा रहा है? ड्यूरा। ड्यूरा के साथ ये फिक्स हो जाएगा, इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाहर की तरफ बोन है, बोन पे तो जा नहीं सकेगा ना, तो बोन है, यहां तो नहीं था ना बोन, इसलिए वो और गया और एक्सटेंशन ड्यूरा की भी गई, यहां नहीं जाएगी एक्सटेंशन ड्यूरा की, क्योंकि बाहर आ गया बोन। हमें ड्यूरा के साथ अगर हम फिक्स हो गए फ्रॉम बोथ साइड से, ज़ाहिर एक तरफ से जाएगा कि ऐसा दूसरी तरफ से भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ से भी हो रहा है। ये सिर्फ मैं एक वर्टिब्रा के साथ दिखा रहा हूं ऑन बोथ साइड्स।
लेकिन जैसे मैं नीचे आऊंगा मुझे अगला वर्टिब्रा भी लगेगा, क्योंकि मुझे 20 वर्टिब्रा में ये हरकत करनी है। 20 में कि 30 में? 20 में। क्यों? जहां तक स्पाइनल कार्ड है तब तक ये हरकत होगी, जहां स्पाइनल कार्ड नहीं है वहां तो एक हरकत हम पहले ही कर चुके हैं इस किस्म की। वहां तो हम पायोमीटर को पहले से स्टेबलाइजेशन के लिए अलग मैकेनिज्म अख्तियार कर चुके हैं। तो जहां स्पाइनल कार्ड मौजूद है 20 सेगमेंट्स में वहां ये हरकत होती है, जहां स्पाइनल कार्ड मौजूद नहीं है 10 सेगमेंट 10 वर्टिब्री में वहां ये होती है। उधर पायोमीटर वर्टिकल एक्सटेंशन देता है, यहां पायोमीटर लेटरल एक्सटेंशन देता है, वहां पायोमीटर कंटिन्यूअस वर्टिकल देता है, यहां पायोमीटर ब्रोकन लेटरल देता है। यहां ब्रोकन क्यों? क्योंकि ये यहां पर हम देख रहे हैं ना, ये अगर मैं कंटिन्यूअस देता ना यहां तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन सील हो जाता, और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से तो हम अपनी स्पाइनल नर्व्स बाहर निकालते हैं। ये रास्ते हम अगर दोनों तरफ से सील कर देंगे तो स्पाइनल कार्ड अंदर बैठा होगा, इसकी नर्व्स कैसे बाहर निकलेंगी? तो दरवाजे आप बंद नहीं करें, आप इस वर्टिब्रल इस लेटरल एक्सटेंशन को इधर ले आएं दोनों तरफ से, फिर आप थोड़ा सा गैप छोड़ें, फिर लेके आए, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर गैप छोड़ें, फिर लेके आए और इसी तरीके से चलाते रहें। ऐसी लेटरल एक्सटेंशन एक कितनी देखोगे? एक तरफ से 20 और ऐसी दूसरी तरफ से भी 20। जब आप यहां देखोगे तो शक्ल कुछ ऐसे नहीं बनेगी। अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये शक्ल कुछ ऐसे बनेगी, और यहां से भी ऐसा ही। लाइकवाइज तो ऐसे कितने पीस? 20 पीस इस तरफ से, 20 पीस इस तरफ से, बुशेस की तरह। इनको हम कहते हैं लिगामेंट्स। और ये लिगामेंट क्योंकि टीथ की तरह दिखते हैं कि नहीं, 20 दांत इस तरफ, 20 दांत इस तरफ, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है डेंटल लिगामेंट्स। लेकिन ये ऐसे शराफत से नहीं कहते डेंटल लिगामेंट, इसका नाम डाल देते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ताकि और कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट। ये देखना, ये पटेलर लिगामेंट कितना आसान था लफ्ज, अमेरिकन बुक्स में लिखा हुआ, अभी लिखा हुआ है तो तुम भी बता दो। नहीं, यहां बोलेंगे लिगामेंटम पटेली। अब मुझे बताओ पटेलर लिगामेंट कहने से क्या ये टूट जाता क्या? नहीं नहीं, आपको और मुश्किल करके, ताकि और मुश्किल हो जाए। ये सीधा सीधा है डेंटल लिगामेंट्स, लेकिन आप उसको चलो बोल दो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। तो ये क्या होते होंगे? अगर आप उसका कंसेप्ट लो तो क्या होते होंगे? ये लेटरल एक्सटेंशन हैं पायोमीटर की, जो उसको लेटरल स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, एंड दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस वे आल्सो। तो ये 20 इस तरफ, 20 तरफ टीथ लाइक हैं, ब्रोकन है क्योंकि पीस है, फिर गैप है। और गैप किस वजह से? ताकि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन को थोड़ा फ्री किया जा सके, क्योंकि यहां से एग्जिट और एंट्री होगी ना, यहां पर सिर्फ एग्जिट ही नहीं होगी, एंट्री भी होगी, वेसल्स भी आएंगी अंदर, आर्टरियां अंदर आएंगी, वेन्स भी जाएंगी, और इसके साथ साथ नर्व तो जाएंगी ही। अंडरस्टैंड? तो इसको हम यहां पे कहते हैं। तो आप एक और चीज यहां पे देख लिया आपने कि मेनिंजीज क्या है, पायोमीटर की ये डाउनवर्ड एक्सटेंशन फाइलम टर्मिनल क्या होती है, इसकी स्टेबलाइजेशन में क्या रोल है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर आपने फोकस किया। अब देखें, बात हो रही है स्टेबलाइजेशन की, नो डाउट। स्टेबलाइजेशन के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो इस वक्त पायोमीटर ने खासा रोल प्ले किया है, लेकिन ये दोनों रोल्स मिलाएंगे भी ना, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इसकी स्टेबिलिटी 20% से ज़्यादा ये प्रोवाइड नहीं करते। 80% से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली हैं वो नर्व्स जो इससे इमर्ज होती हैं स्पाइनल कार्ड से। रस्सियाँ वो होंगी कि ये होंगे? असल रस्सियाँ तो वो होंगी, क्योंकि वो तो आखिर तक जाती हैं, आखिर तक जाके बांध के ऐसे रखेंगी कि स्पाइनल कार्ड हिलेगा नहीं साइडों से। ये समझ रहे हैं आप? तो इसका मकसद है कि असली स्टेबिलिटी वहां से वो मिलेगी। और ऐसी रस्सियाँ कितनी उसको पकड़ के रखेंगी दोनों साइडों से? 31। मैं आपको दिखाऊंगा कि 31 तो एक तरफ से होंगी ना भाई, स्पाइनल कार्ड दो हैं क्या? एक ही है ना, तो दूसरी तरफ से तो 31 होंगी ना, तो 30 समझ लो। चलो, तो कितनी रस्सियां उसको पकड़ के रखती हैं? 60। मैं आपको दिखाऊंगा कि 60 नहीं है, ये 1200 है। बस उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि बताया गया आपको कि बाबा ये स्पाइनल कार्ड है हमारा, इस पे समझ लो रफली 30 सेगमेंट्स हैं। अगर ये स्पाइनल कार्ड टोटल 30 इंचेस का भी है, इतना ही होगा यकीनन, 2 फीट और थोड़ा सा और होगा। अगर ये 30 इंचेस का भी है तो एक एक सेगमेंट मिनिमम चलो 1 इंच की तो होगी ही, समझ गए? अगर मैं यहां से आपको स्पाइनल कार्ड दिखाऊं लाइक दिस, ये मैं आपको स्पाइनल कार्ड ऐसे दिखाऊं इतना, और इतना टुकड़ा एक सेगमेंट है, अगर इतना टुकड़ा एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट से मैं एक नर्व उठा रहा हूं, और ये नर्व का एक सेंसरी रूट होगा, एक मोटर रूट होगा, तो अगर ये 1 इंच है और इसको मैं पोस्टीरियरली सेंसरी रूट लगाऊं और एंटीरियरली मोटर रूट लगाऊं, ऐसे ही लगाएंगे ना, जाहिर है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अनवर्ड ऐसे ही होगा ना, इससे पहले यही हुआ था ना।
अगर मैं इसे लगाऊं तो क्या ये पूरा सेगमेंट कवर करेगा कि छोटी सी एरिया ही कवर करेगा? समझ गए? और आगे वाला भी छोटी सी एरिया कवर करेगा, तो ये बाकी तो फारक बैठा हुआ है। क्या इनमें न्यूरॉन्स नहीं होते? यहां से नहीं निकलते होंगे? तो क्या ये सारे एक ही जगह से निकलते हैं क्या? ऐसे नहीं है। न्यूरॉन्स जिस जगह पे मौजूद होंगे ऑलमोस्ट उसी जगह से निकलेंगे। तो ये क्या इंच जो है इसका सिर्फ एक पॉइंट यूज होता है कि पूरा इंच यूज होता है? पूरा इंच। अगर वे 1 इंच है तो ये मैं से अपनी तरफ से आपको मिसाल दे रहा हूं, 1 इंच है तो ये अगर सेंसरी नर्व निकलेगी तो वो नर्व नहीं निकलेगी, रूट नहीं निकलेगी, रूटलेट्स निकलेंगी। ये देखिए एक निकल रही है कि मल्टीपल हैं? मल्टीपल है। और मल्टीपल होंगी तो क्या एक पॉइंट यूज करेंगी कि सारा एरिया यूज करेंगी? और सेंसरी वैसा ही करेंगी। तो ये जो आप एक मिक्स्ड नर्व लेके गए थे और जिनको 2 रूट्स में डिवाइड किया था, शुरू में यकीनन होगी, लेकिन पहुंचते पहुंचते एक एक रूटलेट्स बन जाती होंगी, और मोटर भी रूटलेट्स, ताकि ये पूरे अपने इंच पर घेर जाएं। और जैसे ये हो और अगला इंच शुरू हो तो उसका भी ये हाल हो। इसका मकसद है कि रूटलेट्स जो है जो अटैच होती हैं वो विदाउट इंटरप्शन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड फुल होती हैं, इसमें गैप्स नहीं होती। गैप का मकसद है कि एक रूटलेट दूसरे रूटलेट में थोड़ी सी गैप होगी, लेकिन ऐसे नहीं है कि यहां तो फिर इधर तो फिर इधर, ऐसे नहीं होगा। तो एक्चुअली द attachment with the spinal cord of the sensory component of your nerve is in form of a root or actually rootlets. और अगर सेंसरी रूटलेट्स हैं तो उनकी तादाद कोई 11-12 के करीब होती है, और अगर ये मोटर रूटलेट्स हैं तो उनकी तादाद 8 या 9 के करीब होती है, 1-2 कम होती है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मोटर रूटलेट्स। पूरा एरिया कवर किया कि नहीं? ये एक सेगमेंट दिखाया मैंने, पूरा एरिया कवर किया। तो ये देखिए पूरा रूट लगा है कि रूटलेट्स लगी हैं, समझ ले? तो ये पूरा एरिया कवर किया। जैसे और आया तो उसने किया, जैसे और आया तो इसने इस तरीके से यहां पर। तो इसका मकसद है कि जैसे तुम इसे करोगे स्ट्रिंग से आएगा। इसका मकसद ये है कि तुम्हारी वो जो नर्व्स थी 2, एक जोड़ा था जो तुमने तो 2-2 रूट बताए थे ना उसके। इसका मकसद है कि तुम कह रहे थे कि उसको 30 नर्व्स पकड़ के बैठी हैं एक तरह से, 30 के 60 कि 60 + 60। क्यों? क्योंकि 2-2 रूट है ना। क्या वाकई 2-2 रूट हैं कि एक रूट के 10-10 रूटलेट्स भी हैं? तो 120 के 1200। इसका मकसद है कि इसको पकड़ के बैठती हैं 30 नर्व्स, लेकिन हैं 60। एक के 2 रूट्स हैं तो इसका मकसद है 120। एक रूटलेट के 10-10 हैं, एक रूट के 10-10 रूटलेट्स हैं, तो इसका मकसद यह है कि तुम्हारा स्पाइनल कार्ड साइड से पकड़ा हुआ है कितनी रस्सियों से? 1200 रस्सियों से। तो स्टेबिलिटी ये देंगे कि ये देंगे। इसका मकसद असल स्टेबिलिटी आपको वो रूटलेट्स देंगी जो एक्चुअली हैं कितनी? 1200 के करीब। तो इतनी रूटलेट्स यहाँ पर मौजूद होती हैं यहाँ पर। तो ये भी आप एक चीज़ को समझ लेना कि ये इन फॉर्म ऑफ रूटलेट्स होती हैं, एंड इट इज एक्चुअली विल बी कवरिंग द एंटायर सेगमेंट टू विच इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू। तो हर एक सेगमेंट, और वो जो सेगमेंट है उस पर हक किसका होगा? उसी नर्व के जोड़ेगा। और जैसे उसी नर्व के जोड़ेगा तो वो पूरी की पूरी एरिया को कवर करेंगे, और जब कवर करके बैठ गए तो अगले जोड़े के बारी आ गई। इसका मकसद ये है कि कोई एरिया छोड़ते नहीं है, वो कंटिन्यूस आपको रूटलेट्स मिलेंगी। यहाँ पर आगे से आप करोगे तो आगे से रूटलेट्स मिलेगी, ऐसे ही पीछे भी मिलेंगी। आगे आपको कितनी मिलेंगी? ये तकरीबन 300 के करीब मोटर रूटलेट्स। 300 क्यों? क्योंकि हैं तो 30, लेकिन एक के 10-10 है ना यहाँ पर। तो 300 रूटलेट्स इधर तो 300 उधर, ऐसे 300 इधर तो 300 उधर, तो 1200 रूटलेट्स इसको पकड़े हुए हैं यहाँ पर। तो आप अंदाजा लगाएं, ये इस तरीके से यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत रह गई है तो फिर लिगामेंटम डेंटिकुलेटम आपके लिए तैयार है। और सिर्फ ये लेटरल एक्सटेंशन ही नहीं है, हमें ये भी एक्सटेंशन चाहिए। जहाँ स्पाइनल कार्ड खुद नहीं है तो यहाँ खुद नहीं है तो फिर तो हिलेगा। ऐसे कितना भी ऊपर से बांधो आप एक पिलर को, साइडों से कितनी भी रस्सियां दो, अगर उसको जड़ों से आपने मजबूत नहीं बांधा है फिर भी वो हिलेगा, अपनी रस्सियों समेत ना आके गिरे नीचे। इसका मकसद ये है कि उसको वर्टिकल स्टेबिलिटी की भी जरूरत है। तो दिस इज समथिंग एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। अब यहां पर हम देखें, ये पूरा स्पाइनल कार्ड हमारा 30 वर्टिब्री तो अवेलेबल है इसको, लेकिन वो पड़ा हुआ है 10 में, सॉरी 20 में। और 20 वर्टिब्री में वर्टिब्रल कैनाल खाली पड़ा हुआ है। खाली एज सच स्पाइनल कार्ड तो नहीं है उसके अंदर, खाली भी नहीं है एज सच। क्यों? क्योंकि उनमें ये आर्कनॉइड की सैक है, ड्यूरा की सैक है, उसके अंदर फाइलम टर्मिनल गया है, ये तो है उसके अंदर, लेकिन कम से कम वो तो नहीं है ना जो मेन गेम प्लेयर है। बंदा नहीं है, उसके कपड़े पड़े हुए हैं, बंदा नहीं है वहां पर। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये चीजें इसी तरीके से यहां पर मौजूद मिलेगी। और ये हमारे पास तो कितने वर्टिब्री के अंदर आज रह रहा है हमारा स्पाइनल कार्ड, 30 होने के बावजूद भी
तो इसका मकसद है कि वो 30 में से अब इत्तेफा कर रहा है सिर्फ 20 घरों में रहने के लिए। वो 20 घरों में रह रहा है, लेकिन स्पाइनल कार्ड की अपनी फैमिलीज जो हैं वो तो 30 ही है ना, समझ गए? 30 में तो वो पहले भी नहीं रह रहा था, क्योंकि वो सेक्रल 2 से ही स्टार्ट हुआ है, 3 वो भी कम थे, 27 सेगमेंट में मुश्किल से रह रहा था, लेकिन अब तो वो 20 सेगमेंट में रह रहा है, 20 वर्टिब्री में रह रहा है। अगर वो 20 वर्टिब्री में रह रहा है तो हम यहां देखेंगे कि वो रह तो 20 वर्टिब्री में रहा है, लेकिन उसके अंदर जो समाये हुए हैं सेगमेंट्स जो हैं वो तो 30 है ना। ये बात समझ में आ गई? अगर वो 30 हैं तो इसका मकसद ये हो गया कि एक वर्टिब्रा में जब एक स्पाइनल कार्ड का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो उस पर कितनी नर्व्स अपना हक जता रही होंगी उस एक वर्टिब्रा के अंदर, क्योंकि अगर एक वर्टिब्रा के अंदर एक जोड़ा लग जाए इस पर तो फिर तो सिर्फ 20 नर्व्स का हक चलेगा उस पर, तो बाकी 20 नर्व का क्या करोगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। अब 30 फैमिलीज को तुम्हें 20 घरों में अकोमोडेट करना है। अब कैसे अकोमोडेट करोगे? 1.5। इसका मकसद या तो फैमिलीज को जुदा करो, ऐसे न करो। अगर फैमिली को रहने दो साथ तो हम क्या करेंगे, हम 2 वर्टिब्री में 3 फैमिलियां क्यों न रह दे? यह भी तो तरीका है ना। एक वर्टिब्रा में 1.5 फैमिली रहोगे तो 20 वर्टिब्री में 30 फैमिलियां आ जाएंगी। ये फैमिलियों की मैं बात क्या कर रहा हूं, 20 वर्टिब्रा के अंदर तुम 30 सेगमेंट्स को अकोमोडेट करोगे। 30 स्पाइनल सेगमेंट्स टू बी अकोमोडेटेड इन 20 वर्टिब्री। ये बात समझ में आ गई ना? इसके अंदर अब क्या रेशो बनाओगे कि मामला तय हो जाए? रेशो ये बनाओगे 1.5 इन ईच, या तो 1.5 इन ईच और 3 इन 2। ये बात समझ में आ गई? 3 इन 2। इससे क्या जाहिर हुआ? इससे यह जाहिर हुआ कि मेरा 2 वर्टिब्रा के अंदर अंदर का मामला जो होगा जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, वहां मेरे 3 सेगमेंट्स अकोमोडेट हो जाएंगे, अगले 2 में 3 और, अगले 2 में 3, इसी तरीके से सिलसिला चलेगा। ऐसा ही चलता रहा। तो जो लास्ट वाले 2 हैं L1 एंड T12, उसमें कितने? फिर वही 3, माने कितना? माने कौन से? एक ऑक्सीजन, सेक्रल 5 और सेक्रल 4, और क्या यही होगा ना। तो बन तो ऐसे ही रहा है मामला, लेकिन ऐसा मामला है नहीं। ये ऐसे अल्जेब्रिक वे से इस तरीके से सेटलमेंट नहीं है। तो सेटलमेंट कैसे, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं और उसी को हम फॉलो करते हैं। अब उसका फार्मूला ये है कि आप सबसे पहले वर्टिब्रा के सेगमेंट्स को जुदा करें, सेपरेट करें कि किस तरीके से अंदर फैमिलीज को सेटल करना है हमें। भाई आपके पास 20 घर है ना, ले आओ 20 घर, पहले इन 20 घरों के ग्रुप्स बनाओ, फैमिलियों को बाद में ले आओ, माने स्पाइनल सेगमेंट्स को बाद में ले आओ, पहले ले आओ क्या? वर्टिब्रल। अब आप यहां पे देख रहे हैं, सबसे पहले ले आओ क्या? सर्वाइकल सेगमेंट्स, सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब यहां पे देख रहे हैं क्या, मैं तो कोई 2 हिस्सों में इसको बांट रहा हूं। अब मुकाबला किसके बीच में है? वर्टिब्रल लेवल, ठीक है, वर्टिब्रल लेवल्स एंड स्पाइनल सेगमेंट्स। यहां पर पहले तुम वर्टिब्रल लेवल्स ले आओ, ऑल सर्वाइकल वर्टिब्रल लेवल, एक। फिर आ जाओ थोरेसिक पे, उसको 2 हिस्सों में बांटो, T1 टू T6, अब T6 टू T12, उस T6 टू T12 को फिर 2 हिस्सों में बांटो, 1/4 ईच। अब बचा क्या? L1 बचा। तुमने 20 सेगमेंटों को, 20 वर्टिब्रल लेवल्स को तुम इन 5 ग्रुपों में बांटा है। अब ले आओ फैमिलीज को और रहाओ इसके अंदर। अब कैसे रहेंगे? हम यहां करेंगे ऑल सर्वाइकल वर्टिब्री, यहां बोलेंगे ऑल सर्वाइकल सेगमेंट्स। ये समझ गए? ऑल सर्वाइकल सेगमेंट्स +1। इससे क्या जाहिर हुआ? कितने फैमिलीज यहां रहाऊंगा मैं? ठीक है, 8। एक्चुअली रहाऊंगा 9। क्यों? ऑल सर्वाइकल सेगमेंट्स माना सारी सर्वाइकल सेगमेंट्स, सारी सर्वाइकल नर्व्स। और सर्वाइकल नर्व्स क्या 7 होती हैं वर्टिब्रा की तरह, क्या 8 होती हैं इधर से? और 8 होती हैं। आप बोल रहे हो वो +1 है, +1 एडिशनल है,
वो जो मैंने यहां लिखा है ऑल सर्वाइकल सेगमेंट्स, इसका मकसद ये है कि सारी सर्वाइकल सेगमेंट के बाद भी +1। तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि यहां मौजूद होगा क्या, यहां मौजूद होगा हमारा ऑल सर्वाइकल सेगमेंट्स मींस फ्रॉम C1 से लेके C8 तक प्लस T1 भी इसमें। ये +1 जो है ये T1 के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ऑल सर्वाइकल सेगमेंट्स +1। ऐसे नहीं समझो कि +1 तो ये 8 हो गए, 8 वो नर्व्स खुद इनहेरेंटली हैं, इनबिल्ट ही 8 हैं, ये +1 तुम्हारा एडिशनल हो गया। तो इसका मकसद ये होगा कि तुम्हारे 7 सर्वाइकल सेगमेंट्स के अंदर, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर कितनी सेगमेंटें समाई हुई हैं? 8 के 9, 8 तो खुद ही हैं वो, +1 माना 9, और 9th कौन सा होगा? T1। तो इसका मकसद क्या हो गया, तुम्हारे 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, क्या वो 2 वर्टिब्रा में 3 वाला रेशो चला क्या इधर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि चला होगा। 2 में से 3, फिर 2 में से फिर 3, ऐसे फिर 2 होते तो 3, तो 6 में तो 9 हो जाते, यहां तो 7 में 9 है। और अभी तो आपको इस तरीके से मिला है, आगे चल के आपको बताता हूं कि मामला क्या है, कितना कंजेस्टेड हो जाता है। फिर एक एक वर्टिब्रा के अंदर 5-5 लोग सो जाएंगे। फिर तो जब आगे जाके पता चलेगा कि तुम लोग ऐसे खुल के खेल रहे हो, ऐसे आगे पता चलेगा कि ओवर्स कम है, स्कोर बहुत ज्यादा है, फिर देखिए शाटे कैसे लगाता है कोई। तो जहां से इस तरीके से यहां पर मिलेगा। तो इसका मकसद ये कीजिए, अगर इसको यहां ऐसे में बनाऊं तो ले आओ इसको इधर। हाँ जी, वर्टिब्रल लेवल पे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि वो अलजेब्रिक सिस्टम नहीं है यहां पर। वरना क्या होता, वरना इस 1 और 2 वर्टिब्रा के अंदर होता C1 C2 C3, 3 और 4 के अंदर होता C4 5 6, 5 और 6 के अंदर होता अगला 7 8, यानी 7 भी होती, 8 भी होती और T1 भी। तो 6 के ऊपर आके T1 खत्म हो जाती, तो 7 के अंदर फिर मौजूद होती कम से कम 2 नर्व्स और शायद। इसका मकसद है कि T2 और T3 सर्वाइकल रीजन में होती है, ऐसा नहीं है। T1 सर्वाइकल में है, T2 T3 अपने थोरेसिक में ही है। अगर ऐसा हुआ तो ये बाहर निकलेंगी नर्व्स रूटलेट से, फिर रूट, और बढ़ेंगी कहां? अपने इंटरवर्टिब्रल फोरामेन की तरफ। हर एक का इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, भले आपका ये कॉनस मेडुलरिस यहां खत्म क्यों ना हो गया हो, और भले इसके सामने इवन L1 और L2 के बीच वाला इंटरवर्टिब्रल फोरामेन ही क्यों ना हो, लेकिन नर्व अपने इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, अपने जाती इंटरवर्टिब्रल फोरामेन को ढूंढेगी, अपने सामने वाले से निकल नहीं जाएगी वो, क्योंकि वो सामने वाले पर हक किसी और का है। हर एक को अपने दरवाजे से निकलना होगा, भले वो अटैच किसी भी जगह पर हुआ हो। तो आखिरी नर्व कौन सी होगी यहां पर? जाहिर है कॉक्सीजल। तो कॉक्सीजल का जो फोरामेन होगा वो इधर होगा। इसका मकसद है कि यहां से वो ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करके अपने फोरामेन पे आके यहां से निकलेगी। हालांकि इस रास्ते में उसको 10 फोरामेन और पड़ते हैं, तो उनसे क्यों नहीं निकल जाती? उन पे किसी और का आके वहां से कोई और निकल रहा होता है। हर एक के लिए अपनी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन अलग होता है। और ये अगर यहां पे हम देखेंगे तो ये अब इस वक्त, अब आप यहां पर देखो कि ये आपका C1 सेगमेंट है, जबकि ये आपका C1 वर्टिब्रा है। अब आपकी पहली नर्व जो निकलती है ना, यहां से पहली नर्व आपकी ये निकल के आ गई, कहां से? अपर बॉर्डर ऑफ C1 से। और यही वो जगह होती है जहां स्पाइन मेडुलरी जंक्शन होता है। ठीक इसके ऊपर फोरामेन मैग्नम, C1 का लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर, और ये स्पाइनल मेडुलरी जंक्शन है। थोड़ा ऊपर जाओ तो मेडुला, थोड़ा नीचे आओ तो स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यहां से ये नर्व निकल रही है। समझ लो कि पहला रूटलेट निकल रहा है, जो फिर रूट बनेगा, बाद में नर्व बनेगी। तो इसका मकसद है कि ये जगह ये होगी। C1 तो यहां से निकल के आ गया। अब देखिए C1 यहां से, अब ये C2 है। अब आपके पास इस वक्त जो पहला जो फोरामेन था वो फोरामेन नहीं था, इंटरवर्टिब्रल नहीं था, एट द बेस ऑफ स्कल था, बिटवीन द स्कल एंड द T1 वर्टिब्रा। क्योंकि अब इसको इंटरवर्टिब्रल तो नहीं ना कह सकते, ये अबव द T1, अबव द C1 है, इसको इंटरवर्टिब्रल नहीं कह सकते, एट द बेस ऑफ स्कल निकला है। लेकिन जो दूसरा लेके आएंगे आप, दूसरी नर्व, वो आपकी यहां से निकलेगी। ये दूसरी नर्व है, जो दूसरा सेगमेंट है, वो है आपका वही वर्टिब्रा कॉलम, आपका वर्टिब्रल स्पाइन जो है वो सर्वाइकल स्पाइन है। अब निकला है कौन? T1। और T1 कहां से निकलेगा? सॉरी, C1 कहां से, C2 कहां से निकलेगा? C1 और C2 के बीच में से। मैं कह सकता हूं ना, चलो ठीक है, अब 3 आ गया। 3 कहां से निकलेगा? 2 और 3 के बीच में। और 4, 3 और 4 के बीच में। 5, 4 and 3, 4 and 5, sorry, 6, 7, 8,
और जो T1 है जो अभी भी 7 के अंदर ही है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर ही मौजूद है, लेकिन मौजूद कहीं भी हो फोरामेन अपना ढूंढ लेगा। कहां से? नहीं, C71 कैसे? देखो अभी ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, 5 है, 6 है, 7 है। 7 जब नर्व्स थी तब 7 वर्टिब्री थे, तो इसका मकसद है हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 7 नर्व्स दे इमर्ज फ्रॉम द अपर बॉर्डर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री, ये तो कह सकते हैं ना हम लोग। लेकिन जब हमने 8th नर्व को निकालने की कोशिश की है 8th सेगमेंट से, तब 8th वर्टिब्रा अवेलेबल नहीं है, तो हम उस 8th वर्टिब्रा नहीं तो कौन सा वर्टिब्रा है? T1 है। या तो तुम ऐसे कहो कि इट इज इमर्जेस फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ T1, या तो तुम ऐसे कह सकते हो, लेकिन ये भी कह सकते हो कि फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द C7, है कि नहीं? तो लोअर बॉर्डर ऑफ C7 कह सकते हो। अब C को C से मैच करो तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद तुम्हारे पास है T1 के बाद T2। अब T2 कहां से निकल रहा है? कह सकते हो कि T1 के लोअर से, सॉरी ये आपकी जो T1 है वो T1 के लोअर। अब जो आप नेक्स्ट लेके आओगे वो कहां से निकल रहा है? तो ये T1, जो T1 आपने यहां से निकाला, ये C8 जो यहां से निकाला है वो निकला कहां से? C7 के लोअर बॉर्डर से। लेकिन जो T1 निकालेंगे वो कहां से? ठीक है। और अगर अब आप T2 निकालेंगे तो अब जितने भी निकालेंगे नर्व्स वो अपने करस्पॉन्डिंग के लोअर बॉर्डर से निकलेंगी। तो आप क्या कह सकते हो? इसको 3 सेट में डिवाइड कर सकते हो। पहली 7 सर्वाइकल, फिर 8वीं सर्वाइकल। ये यूनिक नर्व है क्योंकि जितने वर्टिब्री उससे एक ज्यादा नर्व, बाकी तो जितने वर्टिब्री उतनी नर्व होती है। इसका मकसद है कि हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं 31 और नर्व और वर्टिब्री होते हैं 30। तो यहां पर है 7 सर्वाइकल, तो कह सकते हो दे इमर्ज फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री। 8th सर्वाइकल दैट इमर्जेस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द C7। उसके बाद तो जो भी नर्व आएगी दैट इमर्जेस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ इट्स ओन करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। तो 3 हिस्सों में बट गई है नर्व्स, ऊपर की 7, एक 8वीं और उसके बाद बाकी सारी। अब जो नर्व मैं यहां से बता रहा हूं आपको, जैसे ये है, जैसे यहां पर हमने देखा ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो T3 कहां से? T3 के लोअर से। T4 कहां से? T4 के लोअर से। और इसी 5, ठीक है, और 6 भी, 7 लोअर बॉर्डर ऑफ। अब ये नर्व्स आप देखें, जो ऊपर की नर्व्स होती हैं वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हैं क्योंकि उनके वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल फोरामेन ऑलमोस्ट उसके सेम लेवल पे मिल जाते हैं उसको। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते गए हो, ये देखिए नर्व्स की ऑब्लिक्विटी बढ़ती गई है। क्यों? क्योंकि उनके अटैचमेंट और उनके एग्जिट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, और एक हद वो आएगी कि नर्व्स ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएंगे। अब उसको तो बाद में देखते हैं, पहले आप यहां पर देखें। ये आपको मैंने बताया कि ये आपने 8 नर्व्स का खेल तो बता दिया। जो अगला है 6 वर्टिब्रा का खेल थोरेसिक का, उस 6 थोरेसिक वर्टिब्रा पे मैं अटैच यहां पे करूंगा +2। +2 का मतलब यह है कि जब ये आखिरी वर्टिब्रा होता है T6 तो वहां आखिरी नर्व होती है T8। उधर आखिरी नर्व T8 होती है, तो फिर उसकी पहली नर्व कौन सी होती है? T2। क्यों? T1 पहले से आप कर चुके हो, ये समझ गया? तो T3 से लेके T8 तक 3 4 5 6 7 8 टोटल कितनी नर्व्स? आई एम सॉरी, नॉट T3, T2। T2 से लेके T8 तक, तो आपने देखा 2 से लेके 8 तक 7 नर्व्स। और वर्टिब्री कितने? 6 वर्टिब्री में 7 सेगमेंट्स। अब मुझे बताओ 1.5 बनना क्या? तो ऑलमोस्ट 1:1 बन गया इधर। अभी आपके पास टाइम बड़ा, इतना टाइम नहीं बचा अभी आपके पास, वर्टिब्री खत्म होने वाले हैं और ये ऐसी नहीं चलेगी। एक दिन में एक घर में एक बंदा रहा होगे, तुम्हारा पहले से ही रेशो 1.5 का है, तो तुम्हें थोड़ी सी खलबली मचेगी। लेकिन फिलहाल ठीक है, आगे टाइम पड़ा है। अभी भी आप डेली 4 घंटे पढ़ेंगे। जैसे पता चलेगा एग्जाम में 4 दिन पढ़ गए तो फिर तो वो रात की नींद भी खत्म। फिर आते हैं लोग, सर वो रात को नींद को खत्म करने की गोलियां तो लिख के दे दें। पहले तुम क्या, जब तुम्हारे पास टाइम था तो तुम 10 घंटे पढ़ लेते उस वक्त। अभी कहते हैं कि नहीं, वो जो टाइम ज़ाया कर चुका हूं वो 24 घंटे में डेली पढ़ना है, नेचर को भी नेगेट करना है। तो यहां पर ये आपको देखा, इसका मकसद ये हुआ कि ये थोरेक्स के जो 6 वर्टिब्री थे, उस 6 वर्टिब्री के अंदर जो आपकी नर्व्स T8 तक की नर्व्स थी वो भी निकल के आ गई। यहां पर ये 7 अभी आपने निकाली है तो 8 भी निकाल लें यहां से।
ये समझ गए आप? आ जाएं आगे। T7 के बाद T9। अब मैंने बताया ना नीचे के 6 को 2 में आपने डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ। अब हाफ हाफ किया ना यहां पर, तो हाफ हाफ करके इधर आप ये देखिए, ये था, अब ये इस पे करें +3, माने जब आखिरी वर्टिब्रा थोरेसिक वाला जो है वो है 9, तो वहां जो सेगमेंट रहेगा उस घर में आखिरी होगा 12। 9 + 3 क्या है? तो ये अगर 12 हुआ तो 7 से शुरुआत किसकी होगी? 9 की। क्यों? 8 पहले से हो चुका है। इसका मकसद है T9 से T12, 9, 10, 11, 12, 3 वर्टिब्रा में फिर तुमने 4 सेगमेंट रहा है, ऑलमोस्ट 1:1 का रेशो। जब अंदाजा लगाएं कितनी आयशी कर रहे हैं। वो है ना, 3 दिन पड़े हैं ना, तो अभी पड़े हैं ना 3 दिन, अभी है ना, अब 2, 4, 6 वर्टिब्रा पड़े हैं, अभी देख लेंगे। ये नहीं देख रहे हैं कि कितना कोर्स पड़ा हुआ है, कितनी फैमिलियां हैं, इनमें रहना है मुझे आखिर में। और आखिर में हालत ये है कि एक एक करके तुमने एक एक वर्टिब्रा में बांटा है, आखिर में सारी फैमिलियां एक घर में रहनी पड़े, क्योंकि तुम्हारे पास आखिरी तो L1 है, L1 के बाद तो तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है। और जब तुमने अपने रजिस्टर पे देखा तो अभी 6 फैमिलियां बैठी हुई हैं और तुम्हारे पास घर है सिर्फ एक। अब क्या करोगे? फुटपाथ पर नहीं रहोगे, उन 6 फैमिलियों को एक घर में रह दो। क्यों? तुम्हारे ऊपर से तुमने सही कैलकुलेशन ही नहीं की। तो नेचर ने इसी तरीके से रखा है यहां पर। और जहां ज़ाहिर है ये T7 के बाद ये आपने देखा है T7 ये, और अभी आप यहां देख रहे हैं T12। तो इसका मकसद है कि जो नेक्स्ट वर्टिब्रा है, जी नहीं, 10 से क्यों होगा? वर्टिब्रल लेवल। ठीक है, तो यहां पर अपने T10 से, इसका मकसद यह है कि 9 से लेके, अब ये देखिए 9 आपने देखी, अब उसके बाद आप देखें ये 10, उसके बाद ये 9 ले आए, उसके बाद ये 10, उसके बाद ये 11 और उसके बाद ये 12। समझ गए? आपके 12 थोरेसिक वर्टिब्री यहां पर जो आपने देखी, आप इस तरीके से यहां पर लेके आए। अगर ये आपने यहां पे देखा, इसका मकसद ये हो गया T1 to T6 यहां डाल दिया आपने क्या? दिस। T7 से T9 यहां डाल दिया आपने 12। इसका मकसद है कि अभी आप 9 थोरेसिक वर्टिब्रा पे ही मौजूद हैं, तो सारी थोरेसिक नर्व्स हो गई खत्म। ये समझ गए? इसका मकसद ये है कि इस हालत में आपने क्या बचाया? इस हालत में आपने T12 नर्व्स आपने खत्म कर दी, T9 वर्टिब्रा पे खड़े हैं, तो 3 वर्टिब्रा बचा गए जो हैं थोरेसिक, लेकिन तुम्हारी थोरेसिक फैमिलीज खत्म हो चुकी। इसका मकसद उन 3 वर्टिब्रा पर तुम दूसरी फैमिलीज को रहोगे। किनको? लंबर्स वाली को। अब तुम्हारे पास क्या मौजूद है? अब तुम्हारे पास सिर्फ मौजूद है अगले 3, लास्ट 3 थोरेसिक और उसके बाद एक लंबर। जबकि सेगमेंट्स कितनी मौजूद हैं तुम्हारे पास? जितनी भी हैं, लंबर और सेक्रल रही हुई हैं, बात सीधी सी, और एक एक्सिजल। तो हम अब क्या करेंगे? थोरेसिक में रहाएंगे लंबर्स को, लंबर में रहाएंगे जो बाकी बचा। क्यों? और वो चॉइस ही नहीं हमारी। तो इसका मकसद यह है कि T10 और T10 से लेकर T12 तक के ये 3 वर्टिब्रा में तुम्हें रहना है किसको? 5 लंबर्स को। उसको कैसे रहोगे? उसको ऐसे रहेंगे भाई। तुम L1 को सेपरेट करोगे ना, वैसे ही करोगे कि नहीं? तो T10 से लेकर T12 तक के 3 वर्टिब्रा के अंदर तुम 5 सेगमेंट कैसे रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। तो इसको पहले जुदा कर दो। अब इसमें लंबर रहना, इसमें बाकी सब। आप फिर भी 5 हो गए भाई, तुम इसमें 2 रहा दो, इसमें 2, इसमें 1। तो सीधा सीधा बोलो कि T10 में मैं रहाऊंगा L1 और L2 को, इसमें रहेंगे L3 और L4 को, और इसमें रहेंगे L5 को। आप सब इसमें 1 में 2, इसमें 1 में 2, इसमें 1 में 1 मैंने रहाया। अब L1 में बाकी सब रहा हूं, सारे के सारे ऑल सेक्रल्स एंड 1 कॉक्सीजन। ये इसके अंदर 6 सेगमेंट आपने आखिरी वर्टिब्रा में रहे हैं L1 में। थोड़ा बड़ा भी है लेकिन L1 में। क्यों? क्योंकि ऊपर तुमने अकोमोडेट ही नहीं किया। क्यों? आखिरी रात को सारी रात क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि पहली रातों में तुमने अपने कोर्स को सही तरीके से डिवाइड नहीं किया। 3 चैप्टर रह गए आखिरी रात को। और फिर क्या हुआ? फिर रात को बैठ के पेपर के आधे घंटे तक तुम पढ़ते रहे, सारी रात जागते रहे। ये वो चीज है। यानी आपकी 6 सेगमेंट है। तुमने देखा कि मेरे पास 1 वर्टिब्रा है और मेरे पास अभी 6 सेगमेंट है। अब मैं क्या करूं? और क्या करना है? 6 को 6 में 1 रहा हो बस।
क्यों? क्योंकि आगे से तुमने वो डिस्ट्रीब्यूशन सही की नहीं। इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक्चुअली हमारे वर्टिब्रे होते हैं। और ये अगर तुमने यहाँ देखा तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो 6 थे आखिर में, जो ग्रीन कलर के मैं दिखा रहा हूँ, ये कहाँ से होंगे, इमर्ज कहाँ से होंगे? अपने अपने वर्टिब्रा से, इंटरवर्टिब्रल फोरामेना से। अगर मैं यहाँ तुम्हें बताऊँ, ये फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको कॉक्सिस बताऊं इधर, तो ये कॉक्सिस ट्रेवल करेगा, यहां ट्रेवल करके इधर से निकलेगा, ठीक है, यहां से। सेक्रल 5 जो यहां से था वो लोअर बॉर्डर ऑफ सेक्रम से निकलेगा, 5th से। जो थोड़ा ऊपर 4 निकालोगे तो वो 4 के लोअर से, क्योंकि अब तो सारे भी अपने लोअर से निकलते हैं ना। 3 के लोअर से, 2 के लोअर से, 1 के लोअर से। लाइकवाइज इस तरीके से इसको आप निकालते जाओगे। और ऐसे ही अगर लंबर होगा तो आपको पता है कि लंबर कहां से निकाले थे आप? 5 थोरेसिक वालों से। तो इसका मकसद है कि लंबर 1 कहां से निकालेंगे? लंबर 1 इससे, लंबर 2 इससे, लंबर 3 यहां से, लंबर 4 यहां से। अब ये जो मैं निकाल रहा हूं यहां से, तो इसका मकसद है कि जो लोअर रूट्स हैं आपकी, लोअर नर्व्स हैं आपकी, चले कितनी? 10। कौन सी? वो जो लोअर कॉनस मेडुलस के एरिया में पकड़ी हुई हैं जिन्होंने, उनके इंटरवर्टिब्रल फोरामेना सीध में नहीं पड़ते, इसलिए वो अपने इंटरवर्टिब्रल फोरामेना को ढूंढते हैं। और ढूंढने के लिए उनको उस खाली चीज में जाना पड़ता है। कहां? सबारेक्नाइड स्पेस जो खुली हुई थी, क्योंकि फाइलम टर्मिनल अंदर था, सबारेक्नाइड स्पेस का पूरा तालाब बना हुआ है, उसके अंदर ये ट्रेवल करती हैं आपकी नर्व्स। तो आप जब इस स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे बाहर ले आते हो तो इस नीचे वाले छोटे से टुकड़े के ऊपर कितनी नर्व्स पकड़ी हुई होती है? 10। कौन सी 10? जिस जगह स्पाइनल कॉर्ड नहीं है उससे नीचे वाली। कौन सी? ये कोई 4 लंबर, 5 सेक्रल और 1 ऑक्सीजन। तो ये बंच यहां पर होता है। कितनी नर्व्स का बंच? 10 के 20 का। तो नीचे 20 लटकी हुई होंगी ना, 20 के 40। 40 क्यों? क्योंकि रूटलेट्स होंगे, क्योंकि रूट्स होंगे। आपसे रूट्स क्यों होंगे? नर्व्स होंगी। नर्व्स हमेशा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे आके मिक्स होकर नर्व बनती है, इससे पहले कभी नर्व के नाम पे नहीं होती। दे आर रनिंग इन फॉर्म ऑफ रूट्स। तो जब तुम इस तरीके से ऐसे उठा के बैठे हुए होगे तो नीचे जो लटक रही होंगी, तो कहो 10 नर्व्स, लेकिन 10 नर्व्स के पेयर हैं, तो 20 नर्व्स, 20 नर्व्स नहीं, 40 नर्व रूट्स होंगे। उसमें से 20 होंगे आपके सेंसरी, तो 20 होंगे मोटर, वो सारे बायलेटरल हैं। तो 10 का जोड़ा इधर होगा, 10 का जोड़ा इधर होगा। लेकिन रूटलेट्स तो वो अटैचमेंट के साइड पे, लेकिन जो नीचे आएंगे वो रूटलेट्स नहीं होंगे, वो तब तक रूट्स हो जाएंगे। रूटलेट्स अटैचमेंट के साइड पे होते हैं, बाकी नीचे रूटलेट्स। तो ये यहां पर ऐसे बंच होगा। तो इसका मकसद है कि उस बंच के सेंटर में कौन होगा? ठीक है ना। तो वो एक बीच में होगा और 40 उसके साथ होंगे, यानी एक अली बाबा के साथ 40 चोर होंगे, यूं समझ। और ये अगर तुम ऐसे उठा के ऐसे निकाला और ये बंच पकड़ा हाथ में, तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे घोड़े की दुम में हाथ पकड़ा है तुमने। घोड़े की दुम आपने देखी होगी, ऊपर उसका मांस होता है और नीचे उसके सारे बाल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं घोड़े की दुम है। एक्चुअली इसका नाम होता है कार्डा एक्वाना। कार्डा कार्डल को कहते हैं, एक्वाना जो है ना हॉर्स को कहते हैं। इसका दी टेल ऑफ द हॉर्स। तो टेल ऑफ द हॉर्स क्या होता है? बेसिकली ये बंच ऑफ रूटलेट्स होता है ऑफ दोज 10 नर्व्स, bunch of roots of those 10 nerves, which in fact they are present at the level below the conus medullaris in the vertebral canal. और जैसे आप नीचे आओगे, पहले तो 40 रूट्स होंगी। जब एक इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का जोड़ा इधर उधर आ गया और थोड़ा नीचे आ गए तो 4 गायब। क्यों? उन्होंने अपनी अपनी नर्व बना ली। तो कितना? अब 36 का। थोड़ा एक नीचे, अब इंटरवर्टिब्रल लेवल नीचे आ गए आप, L2 से नीचे आ गए आप, तो 4 और गायब। क्यों? क्योंकि उन्हें L3 नर्व बना ली होगी। थोड़ा और नीचे आ गए तो 4 और, इसी तरीके से। तो इसका मोटा जो बंच होता है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली थिनर होता जाता है, और आखिर में तो वो 4 ही बचती हैं, और 4 के बाद तो वो भी 4 गायब। ये कौन बनता जा रहा है? नर्व्स बनती जा रही हैं। भले नर्व ऐसे बंच की तरह हों, लेकिन जैसे ही उसका अपना साइड का फोरामेन आएगा, अगर राइट साइड का फोरामेन आएगा तो राइट साइड का L2 फोरामेन आ गया है, L1 और L2 के बीच में L2 का लोअर बॉर्डर आ गया है, तो ढूंढ के हम उस साइड के सेंसरी और मोटर रूट को वहां लेके जाएंगे। जैसे ना एक इज्तिमाई शादी होती है, लेकिन सबको पता होता है कि हर दूल्हे को पता है मेरी दुल्हन कौन सी है, भले वो 2000 लोग की साथ क्यों ना कहो। ऐसे नहीं है कि जो करीब होगी उसके साथ निकाह कर लेगा, ऐसे नहीं होगा ये। तो ये सारे बंच मिले हुए हैं। हो सकता है कि दूसरे साइड का बंच की कोई नर्व भी उसके साथ बैठी हुई हो, लेकिन उसके साथ निकाह नहीं करेगा। निकाह करेगा अपनी नर्व्स के साथ, तो अपनी दुल्हन के साथ जाएगा। और किस तरफ? अपनी सीट की तरफ। वो स्पेसिफिक होगी बाकायदा, जो उसके लोअर बॉर्डर ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा होगी। इसीलिए ये नीचे बंच बन जाता है, इसको हम कार्डा एक्वाना कहते हैं। और आपको पता है कि ये L2 नर्व्स के नीचे वाले नर्व्स होती हैं,
और इनके एंटीरियर एमआई भी होते होंगे, और एंटीरियर एमआई से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वगैरह भी निकलती हैं। तो इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो आपको आपके पेल्विस वगैरह में जाती हैं, तो कार्डियक वेना का जब सिंड्रोम हो जाता है तो आपकी लंबर और सैक्रल वाली नर्व जाएंगी तो पैराप्लेजिया तो हो ही जाएगा पेशेंट का, लेकिन साथ में उसके यूरिनरी और जो दूसरे कंट्रोल सिस्टम है वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। ये कार्डियक वेना सिंड्रोम कहलाता है बेसिकली, ये समझ रहे। तो ये कार्डियक वेना, कॉनस मेडुलरिस, वर्टिब्रल लेवल्स और स्पाइनल कार्ड सेगमेंट्स के अपने जो फार्मूला है उसके हिसाब से, और उसके साथ साथ ये नीचे मैंने बताया अगर कॉनस मेडुलरिस यहाँ खत्म हो गया तो सबारेक्नाइड स्पेस जाहिर है नीचे भी है, तो हम लंबर पंक्चर आसानी से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे स्पाइनल कार्ड नहीं होगा, अब वो नहीं होगा, ये बंच तो होगा ना, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये यही मैंने देख रहा था, आप देख रहे थे कैसे, तो सर वो नहीं है, ये तो है। अब देखो पानी में इस तरीके से अगर ये बंच डूबा हुआ है, पानी के अंदर तुम अगर इस नीडल डालो तो देखो हिल जाएगा ना इस तरीके से, वो जो फाइबर होगा, ये पानी है, पानी में आप बंच ऑफ हेयर आप अंदर डाल दो या फाइबर आप ये धागे डाल दो, अब उस पानी के अंदर आप नीडल डालो, अब नीडल डालो, आप चाहो कि मैं इससे इस धागे में से पास करूं वो नीडल, क्या होगी? जैसे आप आगे आओगे वो हिल जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब है रूट्स जो हैं आपके अफेक्ट नहीं होंगे, डरे मत, ले आए आप अंदर। अंडरस्टैंड। तो आप करना तो है ना सारे प्रोसीजर, थोड़ा बहुत इंजरी थोड़ी बहुत हो जाती है तो यहाँ पर, लेकिन ऐसे होती नहीं है बहरहाल, थोड़ी बहुत कैसे होती है, ये इतनी बड़ी इंजरी, ये नर्व्स हैं उनकी बिगनिंग है, ये रूट्स हैं, कभी मोटर रूट से या पंक्चर हो गया तो जाहिर उसका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये है कि इस तरीके से ये कॉनस मेडुलरिस के बाद ये कार्डियक वेना होता है। कार्डियक वेना, कॉनस मेडुलरिस, इसकी लेवल्स, इसके सेगमेंट्स, उसके साथ इसका क्या सिलसिला है। लेकिन आप ये पूरा ऊपर देखेंगे ना तो वो जगह हैं खास तौर पे जिन जगहों से वो नर्व्स इमर्ज होती हैं जो लिम्स को सप्लाई करती हैं, वो सेगमेंट कौन से हैं? आपको पता है एक ब्रेकियल प्लेक्सस वाला सेगमेंट है। इसका मकसद है कि ब्रेकियल प्लेक्सस वाला सेगमेंट, सर्वाइकल प्लेक्सस तो चलो एरिया इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लिम्स तो बड़ी है ना एरिया, तो C5, 6, 7, 8 और T1 वाला एरिया वो बड़ा, वो जाहिर है ज्यादा कंजेस्टेड होगा। तो उस कंजेस्टेड एरिया में सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। फिर वो ज्यादा होंगे तो वो जगह उसकी जो विड्थ होगी स्पाइनल कार्ड की वैसी ही होगी जैसे ऊपर है कि उधर थोड़ी सी बल्ज होगी, यूनिलेटरली के बायलेटरली। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ बायलेटरली, फ्यूजिफॉर्म है ये, दोबारा भी इसको कहते हैं स्पिंडल लाइक फ्यूजिफॉर्म बल्जिंग। कितनी सेगमेंटों पे? 5 पे, C5 से लेके T1 तक। और ये होता कहाँ होता, किस स्पाइन में होता होगा भाई? T1 से T1 तक के जितने भी सेगमेंट्स थे वो सर्वाइकल में थे ना, इसलिए इस इनलार्जमेंट का नाम है सर्वाइकल इनलार्जमेंट। इसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल इनलार्जमेंट। तो सर्वाइकल इनलार्जमेंट आपके अपर लिम्ब प्लेक्सस के साथ रिलेटेड है कि नहीं है? ठीक है ना, वो बायलेटरल फ्यूजिफॉर्म इनलार्जमेंट है। ऐसा ही जब नीचे आओगे आप तो फिर आपको जहां लोअर लिम्ब को जाने वाली नर्व्स का घर होता है, जैसे L2 आपको पता है लंबर प्लेक्सस, 3, 4, 5, S1, 2, 3, ये वाली जो एरिया होती है ना यहाँ पर, ये फिर बल्जिंग होती है इसको, क्योंकि लोअर लिम्ब है, इसलिए यहां पर ये लंबर माने लंबर 2 से लेके सेक्रल 3 तक, ये लंबर 1 चलो ठीक है, लेकिन लंबर 1 ऐसा सच लोअर लिम्ब में इतना नहीं आता, ठीक है, लंबर 1 चले ठीक है, सही है। लंबर 1 से लेके सेक्रल 3 तक ये इनलार्जमेंट कहलाती है। लंबो सेक्रल कह सकते थे तुम, नहीं कहते क्योंकि सेक्रल रीजन में स्पाइनल कार्ड होता ही नहीं है। थोरेको लंबर तुम कह सकते हो, लेकिन बेसिकली इसका मेजर हिस्सा लंबर में होता है। लंबर 1 में वैसे शुरुआत में जैसे आएगा ना तो ये ज्यादातर लंबर में होता है, लेकिन बाद में ऊपर चढ़ जाता है। तो इसके लिए इस इनलार्जमेंट को हम थोरेको तो कहते नहीं है, हम इसको कहते हैं लंबर इनलार्जमेंट। ये इनलार्जमेंट्स के जो लफ्ज हैं ना, ये उस वजह से पड़ता है कि ये वाली सेगमेंट स्पाइनल कार्ड के किस हिस्से में है, इसी वजह से हम इसका नाम इसी तरीके से डालते हैं। भली थोरेसिक में होती हो, लेकिन इन बिगिनिंग इनिशियली वो L2 में होती है ना, तो L2 के अंदर ये सारे सेगमेंट समा जाते हैं शुरू में, इसलिए इस इनलार्जमेंट को हम लंबर इनलार्जमेंट कहते हैं। भले इसका कुछ हिस्सा यकीनन थोरेसिक में होता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। अंडरस्टैंड। तो इसको ये 2 इनलार्जमेंट्स हैं, ये भी वुमन पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये इनलार्जमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? लोअर लिम्ब को। तो इसका मकसद है कि यहाँ से वो नर्व्स निकलती होंगी जो लंबर प्लेक्सस बनाती होंगी, माने लिम्ब प्लेक्सस के साथ रिलेटेड जो सेगमेंट्स होती हैं वहां पर स्पाइनल कार्ड फ्यूजिफॉर्म पैटर्न से इनलार्ज होता है बायलेटरली। तो ये 2 चीजें भी यहां पर आप देखेंगे, कॉनस मेडुलरिस, और साथ में अरेंजमेंट ऑफ द नर्व्स भी मैंने आपको दिखाया कि ये किस तरीके से होता है। ऊपर की नर्व्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल, थोड़ा थोड़ा आगे आओगे तो प्रोग्रेसिवली ऑब्लिक ऐसे होते होते पता चलेगा कि नीचे की नर्व्स ये वर्टिकल हो जाएंगी। और इसकी माने भी आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि अटैचमेंट और एग्जिट के साथ डिस्टेंस बढ़ता जाता है। और ये नर्व्स, आखिरी वाली जो नर्व डूबी हुई है किसमें, सबार्कनाइड स्पेस में। और ये सबार्कनाइड स्पेस में होते होते कहां पहुंची, ये पहुंची इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में। जैसे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में पहुंची तो यहां से लेके जैसे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में पहुंचेगी, तो आप यहां पे देखें कि ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन तक आ गई ना नर्व जैसे बाहर निकलेगी, यानी बाहर कौन निकलेगा, एक्सॉन्स के बंडल्स या डेंड्राइट्स वगैरह जो भी है, जैसे ये बाहर निकलेंगे सरफेस ऑफ द स्पाइनल कार्ड को छोड़ेंगे, बाहर नर्व जो बनना है तुम्हें, उस जब बाहर छोड़ेंगे तो सबसे पहले किस मैनिक्स को पेनिट्रेट करके जाएंगे, जो पहला वाला है पायामीटर को। इसका मकसद यह है कि जैसे तुम बाहर निकलोगे ना, तो ये ब्लैक कलर देख रहे हैं, साथ में आपके जाएगा पायामीटर भी, ये स्पर्मेटिक कार्ड की तरह है। जैसे तुम बाहर निकले तो तुम्हें टकराया कौन, आरेक्नॉइड। जैसे तुम आरेक्नॉइड के साथ आओगे तो आरेक्नॉइड भी तुम्हारे साथ चलेगा। अगर वो भी साथ चला तो सीधा सीधा क्या बोलो, सबार्कनाइड स्पेस भी जाएगी साथ के नहीं। और जब आया ड्यूरा तो वो भी साथ। और जैसे तुम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बाहर पहुंचे तो ये तीनों ड्यूरामीटर, आरेक्नॉइड और पायामीटर तीनों ऐसे फ्यूज हो जाएंगे विद द एपिन्यूरम ऑफ द नर्व। इसका मकसद है कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अंदर बैठे हुए वो जो नर्व निकल रही है बाहर, रूटलेट समेत, उधर सबार्कनाइड स्पेस भी होता होगा, बाहर नहीं होगा। और अगर उधर सबार्कनाइड स्पेस होगा तो इसका मकसद है कि इस नर्व को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में एक वाटरी कुशन भी अवेलेबल होगा, और ये वाटरी कुशन उसको कंप्रेशन से बचाता है। अगर खुदा न खास्ता इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे किसी चीज़ ने उसको दबा दिया और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे आके ये सबार्कनाइड स्पेस ऐसे दब गई वहाँ पर, तो रूट दब जाएगी। और यही इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन के साथ यही होता है। डिस्क स्लिप जो हो जाती है ना, ये डिस्क स्लिप एक्चुअली दबा देती है यहाँ पर, और क्या हो जाता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अंदर मौजूद वो जो सबार्कनाइड स्पेस है वो कंप्रेस हो जाती है और रूट पे दबाव हो जाता है। और रूट पे दबाव हो जाता है तो आपको उस नर्व रूट में, हालांकि दबाव यहाँ पर है, फील आपको पेन उसके टेरिटरी में होता है। ये रिवर्ड पेन है जैसे शियाटिका, तो शियाटिका का पेन कोई शियाटिका नर्व में थोड़ी होता है, वो उसके रूटलेट्स में होता है, रूट्स में होता है। किस जगह पे, खास तौर पे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे डिस्क हर्निएशन की वजह से, या बाहर निकल के आ जाती है तो प्लेक्सस के ऊपर कहीं दबाव आ जाता है, जैसे कोई पेल्विक ट्यूमर या जैसे फीटल हेड, ये उसको दबाते हैं यहाँ पर, और दबाते हैं तो फिर आपको अल्टर्ड सेंसेशन फील होती है वहाँ पर, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। तो शियाटिका के बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पर। तो ये आपको बताया मैंने कि ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर ये मेनिंजेस होंगी, और ये सिलसिला इसी तरीके से होगा यहाँ पर। अब क्या होगा, ये पूरा आपने ये देखा क्या एक्सटर्नली, जब आप स्पाइनल कार्ड को काट के ऐसे ले आओगे ना, ऐसे ये देखिए मैंने स्पाइनल कार्ड यहाँ से स्लाइस काटा है, ये एक सेगमेंट समझ लो दिखाया है। जैसे आप अंदर जाओगे पहले तो मिलेगा आपको ये सेंट्रल कैनाल, जो पूरे आपके फुल टोटल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है। कहीं एक्सपेंडेड है तो तुमने उसका नाम उधर वेंट्रिकल डाला हुआ है, वरना तो वो सेंट्रल कैनाल है। और सेंट्रल कैनाल है तो उसके अंदर सीएसएफ है, और सीएसएफ है तो जाहिर है इसके अंदर फिर एपिथेलियम भी होगा, कि सीएसएफ को टच करना है ना, उस एपिथेलियम को इधर कहते हैं एपिंडाइमा। जैसे ना एंडोथीलियम कैपिलरीज का, एंडोकार्डियम हार्ट का, एपिडर्मिस स्किन का, एंडोमीट्रियम यूट्रस का, तो यहां उसका नाम है एपिंडाइमा। ये वर्ड कहीं और नहीं डालेंगे, या तो अगर आपको याद नहीं आता है तो एपिथेलियम नाम डाल दो। एपिथेलियम तो सभी को कहते हैं, क्यों, इसको फ्लूइड टच कर रहा है ना ये, तो कैनाल के अंदर फ्लूइड जैसे रन कर रहा है। जहां ये वेंट्रिकल बन गया तो उधर से तो सीक्रेट होता है। वेंट्रिकल्स दे आर बेसिकली दिस फैक्ट्रीज ऑफ द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द सीएसएफ। वो कैनालों में ऐसे बह के नीचे आता है। आप कहेंगे यहां तो होता तो फिर वो सबार्कनाइड स्पेस में भी है, तो अंदर वाला बाहर कैसे आता है? बाहर जाने का रास्ता हम आपको बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि वो फिर मिडिल ऑब्लांगेटा में होगा। यही सीएसएफ बाहर भी आएगा, और जैसे बाहर आएगा सबार्कनाइड में, तो यहां से बहता हुआ फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो सर्कुलेशन होगी। और जहां से बाहर आएगा वो रास्ता बंद नहीं करना है आपको। कहीं वो रास्ता बंद हो गया तो सारा का सारा अंदर सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकल में जमा हो जाएगा, निकलेगा बाहर नहीं, सब अंदर जमा, सीक्रेशन जारी सीक्रेशन अंदर जारी रहेगी, और अंदर से जैसे बलून की तरह फूल जाएगा, और इसी का नाम पड़ जाएगा हाइड्रोसेफेलस। इसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। क्यों? आपने बाहर से कम्युनिकेशन बंद कर दी है। ये चल के आप आगे पता चलेगा। तो ये सिलसिले इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद होंगे, और मैंने बताया इसको इस तरीके से हमने काटा है तो आपने एक्सटर्नल फीचर्स देखा, और ये जैसे आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसको इस तरीके से आप काट के दिखाएंगे ना ऐसे, तो ये उम्मन में गोल नहीं होता, ये इलिप्टिकल होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है ऐसे, ये गोल ऐसे नहीं होता, लाइक दिस ऐसे नहीं गोल होता, ये एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे आपको इलिप्टिकल, ताकि ये लेटरल साइड है इसकी थोड़ी सी एक्सपेंडेड हो। और अंदर देखेंगे यहाँ पर क्या, ये होगा उसका ग्रे मैटर,
रफली एस शेप्ड है, जैसे यहां सेंट्रल केनाल है, यानी आप इस तरफ और इस तरफ लेके आएंगे ना तो ये जगह ये है यहां पे, जैसे ये दिखाया ये और ये। तो ग्रेमेटर इज इन फॉर्म ऑफ हॉर्न्स, और इन दो हॉर्न्स के बीच में ये जो डिप्रेस्ड एरिया होती है ना, इसको हम कहते हैं सल्कस। वरना ये गोल था ऐसे, वरना ये आपका जिस तरीके से ये है सेंट्रल केनाल, ये आपका ऐसे था ग्रेमेटर। फिर आपने क्या किया, साइड से इसको सल्कस बनाया ऐसे, इसको कहते हैं सल्कस लिमिटन्स, जिसकी वजह से आपका ग्रेमेटर के दो प्लेटें बन गई, ये पोस्टीरियर प्लेट, ये इंटीरियर प्लेट। पोस्टीरियर प्लेट में सेंसरी न्यूरॉन्स रहेंगे और एंटीरियर प्लेट में मोटर। वो जो पोस्टीरियर प्लेट है इसके न्यूरॉन्स सरफेस तक ऐसे जाएंगे और इंटीरियर के भी सरफेस तक ऐसे जाएंगे, तो ये शक्लें हॉर्न्स जैसी हो जाएंगी। तो इसलिए हम उनको कहते हैं पोस्टीरियर या डार्सल या सेंसरी हॉर्न, और आगे वाले को कहते हैं वेंट्रल, मोटर या एंटीरियर हॉर्न। तो इसके अपने न्यूरॉन्स हैं और इसके अपने न्यूरॉन्स हैं। ये सल्कस लिमिटन्स की एरिया है। तो सेंसरी और मोटर में ये डिवाइड हो जाता है, और ये एलिप्टिकली आपको इसके साथ आप देखेंगे इसका जो मिड लाइन है आगे वाला, ये यहां से ये थोड़ा सा अंदर डिप्रेस होके ऐसे ऐसे फिशर सा बना देगा, ऐसे ये अंदर ऐसे, और जैसे ही अंदर फिशर बनाया, जैसे अंदर गया ना, पाया इसके साथ जाएगा। पाया कभी भी सरफेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ता नहीं है, कितना भी अंदर जाओ ये अंदर घुसते जाएगा। आर्यकनाइड इतना लिफ्ट नहीं करा था, आर्यकनाइड तुम अंदर चले गए वो वहीं रुका रहेगा, इसके तो वो क्या करेगा, वो इस स्पेस को ब्रिज कर जाएगा। यूं समझ लो कि ये आप देखें, ये मैं पाया को लेके जाऊंगा ना, पाया ऐसे अंदर जाएगा। देखिए जब आर्यकनाइड लेके आऊंगा ना तो वो ऐसे गुजर जाएगा, तो ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कौन, सब आर्यकनाइड स्पेस। और ऐसा करने की वजह ये होती है कि यहां पर हमें कोई चीज डालनी है, जैसे ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होती है ना, सारी का सारी सब आर्यकनाइड स्पेस में होती है, और उनकी पल्सेशन की वजह से सब आर्यकनाइड स्पेस में मौजूद CSF सर्कुलेट भी करता है। अंडरस्टैंड? तो ये आप इस तरीके से यहां पर देखोगे। और मैंने बताया कि ये ग्रेमेटर है, इसके दो हॉर्न्स हैं, साथ में आगे जो ये क्रिएट हुआ है इसको हम कहते हैं इंटीरियर मिड लाइन का फिशर है, तो इंटीरियर मीडियन फिशर। और ऐसा पीछे की तरफ जो होता है वो फिर ऐसे करके ये डीप होगा, गया वो भी फिशर की तरह है, लेकिन इसकी वाल आपस में टच कर जाती है, तो बाहर से थोड़ी सी सर्कस नजर आती है आपको। ये होता ये भी ऐसे डबल अंदर गया, खुल जाता तो ये भी फिशर था, लेकिन ऐसे कोलैप्स हो जाता है ना ऐसे, तो बीच में से बाहर सरफेस पे सिर्फ सर्कस नजर आती है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सर्कस। आगे से इंटीरियर मीडियन फिशर। और बताया आपको कि इसके जब दो हांस बन जाते हैं तो ये दो हांस और इन दो हांस को बीच में ये जो बीच वाला एरिया है ये भी तो ग्रे होगा ना, और उसके ग्रे के बीच में मौजूद है क्या, सेंट्रल केनाल। तो ये जो बीच वाला एरिया है जो दो को ज्वाइन कर रहा है ग्रेमेटर, इसको हम कहते हैं ग्रे कमीजर, सेंट्रल ग्रे कमीजर। ये दो हांस हैं, ये दो हांस हैं, इन दोनों को जोड़ने वाला ये टुकड़ा भी क्या होगा, ग्रे ही होगा ना, जाहिर है। उस ग्रे के सेंटर में क्या मौजूद है, सेंट्रल केनाल। ये क्या है, ये ग्रे है ना बाबा, ये तो ये बीच में सेंटर, इसको हम कहते हैं ग्रे कमीजर, सेंट्रल ग्रे कमीजर। क्योंकि ये सेंट्रल केनाल मौजूद है इसके अंदर, इसलिए सेंट्रल ग्रे कमीजर के दो टुकड़े हो गए, ये इसके पीछे वाला पोर्शन, इसके आगे वाला पोर्शन। जो पीछे वाला है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे कमीजर, जो आगे वाला है उसको हम कहते हैं इंटीरियर ग्रे कमीजर। समझिए, ये इसके इंटरनल फीचर्स हैं। और ये आपने हॉर्न्स देखे, और हॉर्न्स क्योंकि टच कर रहे हैं सरफेस को, इसलिए ये वाइट के 3-3 कॉलम्स बन जाते हैं इस तरफ, ऐसा यहां और यहां। ये वाला कॉलम, क्योंकि ये इधर आपने देखा, ये कॉलम कहां मौजूद है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस से लेके पोस्टीरियर हॉर्न तक, इस कॉलम का नाम है पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ये है बिटवीन द टू कॉलम्स, लेटरल वाइट कॉलम। और ये है बिटवीन इंटीरियर एंड द फिशर, ये इसको हम कहते हैं इंटीरियर वाइट कॉलम। क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको जो फिशर बताया, ये कौन सा, इंटीरियर मीडियन फिशर, क्योंकि ये टच नहीं करता इंटीरियर ग्रे कमीजर को, इसलिए दो वाइट कॉलम्स आपस में बात कर सकते हैं। किस एरिया से, वो छोटा सा जो स्ट्रिप व्हाइट मैटर का बचा इधर, उसका, इस व्हाइट मैटर के इस छोटे से स्ट्रिप को कहते हैं इंटीरियर वाइट कमीजर।
जिसका दी एंटीरियर वाइड कर्वेचर। क्या पोस्टीरियर वाइड कर्वेचर होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर सेप्टम भेजा था ना हमने, जिसके ऊपर सल्कस बनी थी, ये अंदर से गया था, वो अंदर इतना गया है कि पोस्टीरियर ग्रे कर्वेचर को टच ही कर रहा है, तो एक तरह से सेप्टम ही बन गया ना। इसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। क्या वो टच नहीं कर रहा है पोस्टीरियर ग्रे कर्वेचर को? इसका मकसद है कि पोस्टीरियर वाइड कॉलम ऑफ द टू साइड्स कैन नेवर टॉक विथ ईच अदर। ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पोस्टीरियर सेप्टम जो है इसने यहां टच कर दिया है, तो ये कंप्लीट पार्टीशन। पोस्टीरियर वाइड कॉलम में रन करने वाले पाथवेज जितने भी होते हैं कभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। एंटीरियर वाले एक साइड से निकल के दूसरे साइड को जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर एंटीरियर वाइड कर्वेचर मौजूद है। ये इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो आपने यहां पे देखे। और इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस ही नहीं है, ये जो पोस्टीरियर वाइड कॉलम है इस बीच में भी एक सल्कस है, ताकि पोस्टीरियर वाइड कॉलम ऑफ द वन साइड इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। तो इसके अंदर एक और भी आपको सेप्टम नजर आएगा। अगर ये सेप्टम है तो पीछे उसका सल्कस होगा कि नहीं? इसको हम पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस कहते हैं, जिसके अंदर क्या मौजूद होगी? पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम होगा। और सेप्टम पोस्टीरियर वाइड कॉलम को कितने हिस्सों में बांट रहा है? दो में। ये दो याद रखना, मैं बताऊंगा क्या है। बिल्कुल टच करेगा, इतना डीप कि जुदा ही कर देगा। इतना कुछ के एक साइड का पोस्टीरियर वाइड कॉलम दूसरे से तो बात नहीं कर सकेगा, उस साइड का भी एक दूसरे से नहीं बात कर सकेगा आप क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं, इनको बात नहीं करनी है, क्योंकि बात करेंगे अगर और मिक्स हो जाएंगे थोड़े तो फिर उनको जजमेंट में हमें मुश्किल होगी। तो नेचर ने यहां पर बिल्कुल सेपरेट रखा है। उसके बाद आप देखें, यहां एक सल्कस थी, यहां दूसरी थी। अब ये वो सल्कस है जहां से वो रूटलेटें निकल रही हैं। कौन सी? सेंसरी रूटलेट्स। तो इधर भी थोड़ी सी सल्कस होती है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लैटरल सल्कस। और ऐसा ही जब तुम आगे आओगे तो ये देखें, जहां से ये मोटर रूटलेट्स निकल रही होंगी, क्या उधर सल्कस नहीं होगी? एंटीरोमीडियल सल्कस या एंटीरियर लैटरल, सॉरी, एंटीरियर लैटरल, पोस्टीरियर लैटरल, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। जबकि आगे से जो एंटीरियर थी वो सल्कस नहीं है, वो तो सीधा सीधा फिशर है। ये समझ गए? ये कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो आप यहां पे देख रहे हो। अब करना क्या है? अब आपको करना यह है कि इसका जो खास तौर पे जो ग्रे मैटर है, जिसमें पोस्टीरियर वाइट कॉलम, पोस्टीरियर ग्रे मैटर है हॉर्न की शक्ल में, और एंटीरियर ग्रे मैटर है वो भी हॉर्न की शक्ल में। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं आपके, जिनको न्यूरॉन्स कहते हो। भले इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, क्योंकि 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और उतने ही न्यूरोग्लाया भी होते हैं। तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपके जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, जो मोटर सेल्स हैं, उसमें फिर दो किस्म के काम होते हैं, एक वॉलंटरी तो एक इनवॉलंटरी। अब सेंसरी मोटर सिर्फ नहीं रहा, जैसे एक मर्द पॉपुलेशन, एक औरत, फिर औरतों में एक बच्चे, बच्चियां, फिर जो एडल्ट्स हैं, मर्दों में फिर बच्चे और जो एडल्ट्स हैं, अब वो डिवाइड हो गए। फिर जब हम देखेंगे कि भाई ये बड़े वाले जो बड़े हैं, उन बड़ों का ये सिलसिला है, उन बड़ों में कुछ ऐसे हैं जो उस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ बीच में रहेंगे, बड़ों में भी ऐसा ही है। फिर जो औरतें हैं तो उसके भी 3-4 ग्रुप हैं। कुछ ऐसी औरतें हैं जो पेन को सेंस करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो ये करेंगी, कुछ ऐसी। तो इसका मकसद ये है कि सेंसरी सिर्फ सेंसरी नहीं रहेगा। जैसे मोटर है, मैंने बताया ना, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, तो सेंसरी में भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा। आपसे वहां वॉलंटरी इनवॉलंटरी तो नहीं होता है, वहां सर नहीं। स्पेशल स्पाइनल कार्ड में कौन सा स्पेशल है, कौन सी टेस्ट है, कौन सी विजन है, कौन सा यहां मैं चीनी के 2 दाने रख के कहूंगा हाँ बहुत मीठा है, उसके लिए तो तुम्हें ऐसे करना होगा, यहां आना होगा। स्पाइनल कार्ड में ऐसी कोई स्पेशल सेंस नहीं है, जनरली है, लेकिन जनरल 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो सरफेस से आए, जो हाईली स्पेशलाइज्ड होगी इस लिहाज से कि वहां से चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक वो जो अंदर से आए, यानी सीधा बोलो कि एक वो जो सोमेटिक हो और एक वो जो विसरल हो, क्योंकि विसरल में भी तो सेंस होता है। तो इसका मकसद है कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी फ्रॉम मोटर पॉइंट ऑफ व्यू, और सेंसरी में फिर विसरल और सोमेटिक। और सोमेटिक में फिर 3-4 हैं, पेन की अलग है, तो फलां की अलग है, तो इसकी अलग है, उसकी अलग है। विसरल में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सोमेटिक में तो है। और वॉलंटरी में भी ऐसे ही है, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी की तो इसके लिए इतनी नहीं है, लेकिन वॉलंटरी की बहुत है। वॉलंटरी में कुछ ऐसे हैं जो अपेंडिकुलर के लिए जाएंगे, कुछ एक्सियल के लिए आएंगे, कुछ बीच में रहेंगे। तो बाकायदा उनका फिर डिवीजन होगा अलग अलग। अब ऐसे नहीं कहेंगे मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन हो गया चले। अब आपको एक एक हार्न लेना पड़ेगा, और इस एक हार्न के अंदर उस न्यूरॉन्स को डिवाइड करना पड़ेगा, किन किन कामों के लिए कौन कौन से न्यूरॉन कहां कहां बैठे हुए हैं, उनका टारगेट बाहर को कैसे। उसी से पर आपकी नर्व्स भी बनती जाएंगी, क्योंकि जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम करोगे तो पेरिफेरल खुद ही हो जाएगा, आपका होना चाहिए वहां पर। क्योंकि सेंट्रल पढ़ के आप घर चले जाएंगे तो फिर तो काम तो नहीं हुआ, काम तो सारा बाहर होगा। तो जब स्पाइनल कार्ड करेंगे तो लाजमन आपको लामला स्पाइनल नर्व भी करनी पड़ेगी, और जब आप करेंगे ब्रेन स्टेम तो वहां पर लाजमन आपको क्रेनियल नर्व्स भी करनी पड़ेंगी, और फिर इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इस हफ्ते। सर जो एपेंडेम है, हाँ जी।